व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये वो सब नु पता है, बिजली का चलता ही है। लेकिन असि कहते हैं कंप्यूटर जस्ट एक प्रोसेसिंग मशीन है। आम तौर पे देखो कंप्यूटर का काम की है, कंप्यूटर का काम है कि आपने जो इनपुट दिया यानी जो कमांड आपने दी, कंप्यूटर में जो फार्मूले जो फंक्शंस दिए हुए हैं, जो उसमें उसके लॉजिक्स है, उनको यूज करके वो उनके ऊपर प्रोसेस करता है और बाद में आपको क्या देता है? आउटपुट रिजल्ट। कहते हैं कि जब से कंप्यूटर बना है और आज तक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बदली है ना, पर बेसिक फंडा सेम है। आज भी इनपुट देने का मेथड बदल गया होगा। इनपुट यानी कमांड देने का मेथड। हम लोग किसी कमांड देते हैं, कैसे देते हैं? अपने मुंह से बोलकर, पर कई बार हम इशारा भी कर देते हैं, बैठ जाओ। तो है तो ये भी, तो बैठ जाओ और इशारा कर दिया, दोनों से समझ आ गई। तो कमांड देने का तरीका बदला, पर देनी तो पड़ी। अब चाहे वो स्टार्टिंग में जो पंच कार्ड थे, कीबोर्ड यहां पंच कार्ड यूज होते थे, तो चाहे वो पंच कार्ड से इनपुट दी जा रही थी और चाहे आज वॉइस से या सेंसर के थ्रू दी जा रही है, पर दी तो जा रही है ना। तो कमांड होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसमें फर्क आ गया, पर कंप्यूटर को प्रोसेस तो करना पड़ेगा। मैं उसको बता रहा हूं कि ये मेरे पास दो डिजिट है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये बताना तो मुझे पड़ेगा ना कौन कौन से डिजिट। तो ये होता है इनपुट। उसके बाद मैंने कह दिया कि इसको प्लस करो, तो प्लस कौन कर रहा है? कंप्यूटर। तो ये हो रहा प्रोसेस, और बाद में जो आपको रिजल्ट मिला वो आपको हो गया आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम कुछ लाइन अंडरलाइन कर लेंगे साथ साथ, तो मैं सारी नहीं कराऊंगा, वो आप लोगों ने करनी है। तो जैसे कि इसमें कह दिया कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हम मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इट एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड वर्क इट ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन, वर्किंग ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो मैं कहता हूं कि जो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन पे जो भी प्रोसेस होगी, उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट गिवन ऑन द यूजर एंड आउटपुट, सो वी कैन डिफाइन कंप्यूटर इज एन एज ए प्रोसेसर, एज ए प्रोसेसिंग मशीन। तो यहां पर आपके साथ साथ यहां पर आप देखिए लाइन लिखी हुई है फंक्शंस के बाद, कंप्यूटर नेम वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म कंप्यूटर। तो इस तरह की जो लाइंस होंगी वो हमने अंडरलाइन कर लेनी है, क्योंकि कंप्यूटर का नाम कहां से आया था? लैटिन वर्ड से आया था, जिसका नाम था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मतलब होता है, कंप्यूटर का मतलब गिनती होता है, और कंप्यूटर का मतलब गिनती करने वाला। हिंदी में हम कंप्यूटर को गणक भी बोल देते हैं, वो इसीलिए आ जाता है क्योंकि कंप्यूटर का मतलब होता है गिनने वाला। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक काउंटिंग मशीन है। हमारे पास जो लैंग्वेज है उसके बारे में आगे जाके बात करता हूं। तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर की जो फादर है वो कौन थे, ये कब बनाया गया था, वगैरह वगैरह आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत सारे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5th जनरेशन आपके पास लिखी हुई है, 5 जनरेशन लिखी हुई है। तो जनरेशन कब से कब तक थी, कौन से जनरेशन अभी अंडर प्रोसेस है, किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी थी। लाइक फर्स्ट जनरेशन में जैसे कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई, वैक्यूम ट्यूब्स साथ में पिक्स लगी हुई है, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वैक्यूम ट्यूब्स एक तरह से बड़े बड़े जो है वो बल्ब टाइप के होते हैं, जिनके अंदर लाइट स्पार्क करती रहती है। आजकल हमारे घरों में जो हम लोग मंदिर वगैरह के अंदर एक आर्टिफिशियल लाइट्स रखते हैं जो स्पार्क करती रहती है, ये इस तरह से हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो उनमें क्या है कि हीट बहुत पैदा होती है, इस वजह से वो जल्दी खराब हो जाते थे, जिस वजह से कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई थी कंप्यूटर की, जो स्टार्टिंग पीरियड था। और कंप्यूटर के लिए आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर से का जो मतलब होता है वो मॉनिटर को लगा के, सीपीयू को लगा के, इससे नहीं होता। जो प्रोसेसिंग मशीन, जो आपका सीपीयू वाला सिस्टम जो होता है बॉक्स, मेनली कंप्यूटर से कहा जाता है।
तो वो जो है कंप्यूटर आपका, उसका एरिया इतना बड़ा था क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब थी वो नजदीक नजदीक नहीं लगा सकती, उन्हें दूर लगाना पड़ता था क्योंकि वो एक दूसरे की हीट से भी खराब होती थी। तो दूर दूर लगाने की वजह से उसे स्पेस ज्यादा चाहिए थी, और ज्यादा स्पेस वाले अगर एक कमरे को हम एक दूसरे जगह शिफ्ट कर नहीं सकते, इसलिए इनका जो इस्तेमाल था वो स्टार्टिंग में जब किया गया वो कमर्शियल यूज में ही किया गया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल किया। इसमें ENIAC जो थी वो फर्स्ट कंप्यूटर की एग्जांपल है। तो ये भी याद रखना कि कौन से आपने एग्जांपल्स में कौन से जनरेशन में मैंने बताया आपको कि कौन सा कंप्यूटर वो होता। इस कंसीडर नियर अबाउट 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर एंड 70,000 रजिस्टर। इट्स वेट ऑन 30 टन्स एंड टुक अप द लॉट ऑफ स्पेस। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था उसका वेट कितना था, राइट। तो ये लाइन से आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो यहां पर आप हाईलाइट कर सकते हो। सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर जो थे वो उनमें ऐसे स्पार्किंग का वो नहीं था, वो आपके कुछ इस तरह के, मैं ड्राइंग दिखाता हूं। कुछ इस तरह की ड्राइंग्स की तरफ से आप देखोगे, ऊपर इनके होल्ड वगैरह लगा रहता था, कुछ चपटे वगैरह बनते थे, कुछ चोरस बनते थे। तो ये जो ट्रांजिस्टर थे, ठीक है, कुछ ऐसे राउंड राउंड शेप में भी होते हैं। तो ये सब क्या है, इनका काम था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करते रहना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते रहना। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो चीज सस्ती होती चली जाती है और वो हर बंदे के इस्तेमाल में आने शुरू हो जाती है। तो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे, ये जनरेशन जो थी ये 56 से लेकर 1963 तक थी। ट्रांजिस्टर वर स्मॉल देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड अलाउ कंप्यूटर टू स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन स्पीड एंड चीपर टू बिल्ड। वही जो मैं आपको बता चुका हूं कि जब वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आए तो ऑटोमेटिक क्या नाम है, साइज भी कम हो गया, पावर कंजप्शन कम होगी, और इनको क्या नाम है, इनकी जो कॉस्ट थी वो कम होनी शुरू होगी। अब यहां पर ये बता रहा है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था, जो ट्रांजिस्टर था, उसके अंदर TX .0 हमारा जो था वो पहला इंट्रोड्यूस हुआ। यानी फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था हमारे पास, TX1। अदर कंप्यूटर आर यूज्ड ट्रांजिस्टर इंक्लूड IBM 7070, फिलिको एक्सेट्रा। इसी तरह थर्ड जनरेशन, याद रखिए थर्ड जनरेशन में हमारे पास आईसी का आविष्कार हुआ, आईसी आया, उससे पहले आईसी नहीं थी, ठीक है। हल्की हल्की जो है पीछे दी हुई है इन सब में, वैक्यूम ट्यूब की भी, ट्रांजिस्टर की भी पीछे बैकग्राउंड में दी हुई है ना, देख रहे हैं आप लोग। तो ये आईसी भी दी हुई है। तो इसमें जो है कि आईसी कब बनी थी, किसने बनाई थी, कितने साल पहले हुई थी। इससे क्या हुआ कि जहां पर आपके 100 ऑफ ट्रांजिस्टर लग रहे थे वहां पर एक आईसी लगना शुरू हो गया। तो फिर वो भी बात आ गई घूम फिर के कि साइज कम हो गया, स्पीड अप होगी। फोर्थ जनरेशन में असल में देखा जाए तो आपको थर्ड जनरेशन में भी कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था और उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी लेवल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन लगातार डेवलपिंग होती रही। फोर्थ जनरेशन में आपको आज का मॉडर्न कंप्यूटर मिलना शुरू हुआ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, और फोर्थ में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहां पर माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा वो आया था, और इसी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोगों ने सीपीयू का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, सीपीयू के बारे में भी मैं आपको बता दूं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला कि कंप्यूटर क्या होता है। मैंने कहा जो सीपीयू वाला जो बॉक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। उसके अंदर जितना सामान लगा हुआ है उसकी कम्बिनेशन, लाइक जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि दैट्स माय बॉडी, तो बॉडी नाम का कोई पार्ट नहीं है,
आईज, नेक, शोल्डर, लेग्स, आर्म्स, इनको मिला के हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, जिस पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी। उसी तरह से एक हमारे पास कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, अंदर अलग अलग सामान लगे हुए हैं, उस पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर। आप लोग उसे बोलते हैं सीपीयू, ऐसा नहीं होता। सीपीयू आल्सो ए पार्ट। उस कैबिनेट के अंदर, उस मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है, दिखा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे आपको, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोसेसर। तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। माइक्रो प्रोसेसर विद द इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के साथ हेल्प मेक पॉसिबल टू कंप्यूटर फिट इजिली ऑन डेस्क। और आपका कंप्यूटर जो इतना बड़े साइज का था जिसे कैरी आउट करना मुश्किल था, वो एक डेस्क के ऊपर आ गया। एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप, और 4th जनरेशन में ही लैपटॉप भी शुरू हुई। सम अर्ली कंप्यूटर वर यूज्ड टू माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड अल्टर्स, ये है कि जो उससे साथ साथ यूज कर रहे थे। 5th जनरेशन जो 2010 से शुरू हुई और अभी तक चल रही है। इस जनरेशन में आपके पास वो कुछ आ गया, यहां तक कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे कि आप लोग के देखा होगा, क्योंकि हमारा लुधियाना जो है इंडस्ट्री हब है, तो हॉजरी के बारे में सबको पता होगा ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपके हॉजरी के अंदर एक धागे वाली मशीन होती है जो कपड़ा बना रही होती है, उसके अंदर एक टाइम पे कितने सारे धागे चल रहे होते हैं, पर उसके अंदर जैसा पहले हम ये काम हाथ से करते थे, फ्लैट मशीन होती थी ना, तो उस समय अगर धागा टूट गया तो बाद में पता लगता था ओहो ये तो पूरा पीस खराब हो गया। अब ऐसा नहीं होता, अब मशीनरी आ गई है। वो मशीनरी में क्या है, इस तरह से चिप लगी हुई है कि जैसे ही उनमें से अगर वो 100 धागे चल रहे हैं, 100 में से अगर एक भी टूट गया, तुरंत मशीन क्या होती है, वही बंद हो जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये कंप्यूटर, कहते नहीं कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर कढ़ाई की मशीन है। कंप्यूटर कढ़ाई, कंप्यूटर क्यों जोड़ दिया गया उसके साथ? इसीलिए जोड़ दिया गया क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम है, कंप्यूटर और रोबोट्स, इसके बारे में हम लोग ना बहुत सारी चीजें, बहुत हमारे भ्रम पाले हुए हैं। जैसे रोबोट्स के बारे में हमारे दिमाग में यही बात आती है कि जैसे वो चलते फिरते इंसान, मशीन के बनाए हुए, ऐसा कुछ नहीं होता। रोबोट्स के बारे में इस तरह इतने बात समझ लीजिए कि रोबोट आल्सो ए मशीन, सिर्फ एक मशीन है जिसको पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बनाया गया। अगर उसके अंदर एआई डाल दी गई है, एआई का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अब वो खुद से भी अगर कोई अलग से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके भी समझ के वो अपने डाटाबेस के हिसाब से आंसर दे सकता है। लाइक इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपके पास है, आपके पास जो आईफोन में सीरी चलती है ना, उससे आप क्वेश्चन करते रहते हो, बात करते रहते हो, वो आपसे बात करते हैं, है तो मशीन नहीं ना, है तो एक सॉफ्टवेयर ही ना। तो ये सब क्या है, कब पॉसिबल हुआ? 5th जनरेशन के अंदर, ठीक है। रोबोट्स के अंदर जो क्या नाम है, रोबोट्स एक मशीन होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बनाई जाती है, जिससे हमने कोई कमांड्स दे के हम लोग काम करवा सकते हैं। वो हर तरह की मशीन से, एक स्लाइस कटर आता है जो ऊपर से स्लाइस काट रहा है, चाहे वो कुछ भी काट रहा है, इवन हम एग्जांपल ब्रेड की ले लें, तो उसका जो वेट के हिसाब से चल रहा है कि 500 ग्राम वेट अगर इस पट्टे के ऊपर आएगा तो ऊपर से कटर आएगा, उसको स्लाइस में काट के चला जाएगा। अब ऐसे तो फिर हम किसी बंदे को उठा के उसके ऊपर रख देते तो कटर आएगा, काट के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। वो कैसे कर रहा है, वहां पर एक वेट जो है वो फिक्स कर दिया कि इतने ग्राम का ही उसने नीचे आना है, तो जब उतना ग्राम होगा तो नीचे आएगा, अगर ज्यादा हुआ या कम हुआ तो वो नहीं आएगा। तो ये सेफ्टी मेजर जो है अपने जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। अच्छा, 6th जनरेशन के बारे में भी आ गया है। 6th जनरेशन जो है वो 2021 से आगे स्टार्ट हो गई है और इसके ऊपर से आगे प्रोसेसिंग के अंदर अभी सामने नहीं आई। आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में क्या ना साइंटिस्ट ऐसे कंप्यूटर बना रहे हैं जो इस तरह से करेंगे, या हम लोग जैसे ये जो होते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ज्यादातर आपको फ्यूचर कंप्यूटर के बारे में ना मूवीज वगैरह में देखने को मिल जाता है, ठीक है नहीं है।
वो इंफ्रारेड कहते हैं कि बंदा एक जगह खड़ा हुआ है। आजकल वर्चुअल रियलिटी चलती जा रही है। वर्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है कि बंदा है कहीं और पर और वो पर्सन स्पेस कहीं और जा रहा है, तो उसका वहीं पर पूरा अक्षय वो कहीं भी घूम रहा है, लेकिन वो वहां पर आपको लगता है जैसे यहीं पर ही है, दिखाया जा रहा है। तो ये फ्यूचर जनरेशन में चल रहा है काम। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट। तो यहां से हम बहुत सारे पेजेस को कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो हम मेजर कंपोनेंट समझ लेंगे। मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर जो है उसके मेन पार्ट जो है वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। इनपुट का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। इनपुट डिवाइसेस, दो डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव द कमांड्स टू कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर को कमांड देने के लिए डिवाइसेस यूज होंगे उनको क्या कहेंगे हम? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट्स। उनके ऊपर जो कमांड्स दी गई है उनके ऊपर प्रोसेसिंग करने वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे हम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। देन स्टोरेज। स्टोरेज यूनिट का क्यों इस्तेमाल होता है? ये तो है नहीं कि मैंने अभी काम किया, अभी याद रखा, रिजल्ट मिल गया, खत्म, मुझे होता 2 दिन बाद फिर लोड पड़े तो मैं दोबारा से लिखने बैठूंगा? नहीं। तो मैं कहता हूं कि मुझे एक स्टोरेज डिवाइस भी चाहिए जिसमें मैंने जो कुछ काम किया उसको मैं सेव रख दूं और जब मुझे जरूरत हो तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। दैट द स्टोरेज यूनिट। और आउटपुट यूनिट्स क्या है? अब जैसे कि लाइक आप लोग जो भी टाइप करते हो कंप्यूटर में वो आपको सबसे पहले कहां दिखता है? आपके एलईडी के ऊपर, अपने स्क्रीन के ऊपर। अगर ये बुक्स जो पहले कहां बनाई गई? कंप्यूटर पे। उसके बाद दूसरा आउटपुट हमें मिला इसका प्रिंटर के थ्रू, ये आपको हार्ड कॉपीज मिली। ठीक है, नहीं है? तो ये होते हैं हमारे पास आउटपुट यूनिट्स। अब इनपुट यूनिट्स में हमारे पास कीबोर्ड, माउस, तो हमारे पास ये आप देख लीजिए इनपुट यूनिट्स कहां पर है। अगले पेज पे है कंप्यूटर डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में सारे जानते हैं ना? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। लाइट पेन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ये स्क्रीन के ऊपर भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट का मैच देख रहे होते हो या कोई चीज, तो वहां पर एकदम चलते चलते एक तो सर्कल बन जाता है किसी के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये लाइट पेन से पॉसिबल होता है। कई बार हम लाइट पेन का इस्तेमाल हम लोग को स्केच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक बॉल, आपके पास जो जैसे आप लोगों के पास होते हैं ना, गाड़ी होती है उसके नीचे जो गियर बॉक्स होता है उसमें ट्रैक बॉल भी होती है। इसी तरह से क्या नाम है, आपके पास कंप्यूटर में मोबाइल के, आपके जो मोबाइल होता है उसके अंदर भी ब्लैकबेरी के मोबाइल होते हैं, एक बॉल टाइप होता है जिसके ऊपर आप हाथ घुमाते हो तो माउस का कर्सर जो है वो मूविंग करता है। माइक्रोफोन, यही माइक, ठीक है, ये भी इनपुट है। इसमें इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कमांड्स को लेना है। आवाज माइक से नहीं आ रही, आवाज कहां से आ रही है? स्पीकर से। तो स्पीकर क्या हुए? आउटपुट, और माइक क्या हुआ? इनपुट। डिजिटल कैमरा, ये अच्छा डिजिटल कैमरे के बारे में बता दूं, ये इनपुट भी है और इन पर लगी जो स्क्रीन है वो आउटपुट होती है। ठीक है। स्कैनर, स्कैनर के बारे में आप लोगों को पता है ना? स्कैनर कई तरह के होते हैं, बायोमेट्रिक स्कैनर, हैंड स्कैनर। ठीक है, ये क्या होते हैं? जैसे आप लोग स्कैनर किसी चीज की स्कैन करते हैं, हम लोग कहते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं, सीटी स्कैन पूरी बॉडी की, एक मशीन है उसके अंदर डाल दिया जाता है तो बंदे के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या फॉल्ट है या क्या चीज है, तो वो स्कैनिंग में हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में जाते हो सामान खरीदने के लिए, वहां पर बिलिंग की जाती है, तो बिलिंग करने समय वो कॉपी पे नहीं लिखता या सामान उठा के नहीं देखता, उसके हाथ में एक स्कैनर होता है, एक डिवाइस होता है जिसे वो उसके ऊपर जो बारकोड बने होते हैं उनके ऊपर स्टिच करता रहता है और वो सारी डिटेल क्या है कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जा रही होती है। ठीक है, ये स्कैनर होते हैं। बायोमेट्रिक स्कैनर, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करना, आपकी आई स्कैन करना, आपका फेस स्कैन करना, ये बायोमेट्रिक स्कैनर में आते हैं। ठीक है। टच स्क्रीन, आजकल मोबाइल और क्या नाम है कंप्यूटर टच के भी आ गए ना, ठीक है। नहीं, मोबाइल तो वैसे काफी टच में ही है काफी टाइम से, तो कंप्यूटर वगैरह भी लैपटॉप टच में आ गए हैं। तो आप चाहे, मैंने कहा ना, चाहे इनपुट कैसे भी दे रहे हो, टच से दे रहे हो, टच से भी आपकी इनपुट ही जा रही है। ठीक है। स्टाइल्स, ये स्टाइल्स के बारे में यहाँ पर डाला होगा,
सर्च कर लेंगे इसको। वेबकैम आपके पास बता दीजिए, आपको बताइए वेबकैम क्या होते हैं। मोबाइल में भी आजकल सेल्फी कैमरे जो होते हैं वेबकैम कंप्यूटर के ऊपर लगते हैं, वेबकैम जो आपकी फोटो वगैरह के लिए। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक इंक जो होते हैं ये बैंकिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। जो चेक के ऊपर जो इंक लगी होती है उनको इंक को पहचान करना कि ये वही इंक है जिससे हम लोगों ने ये चेक बनाया हुआ है या डुप्लीकेट है। क्योंकि आपको एक चेक बनाने के लिए आपने मान लो चेक कोई लिया किसी से, वो चेक का डिजाइन तो सेम है, पेपर तो सेम है, पर वो इंक जो है वो मैग्नेटिक है। आपने देखा होगा कि आप उसके अंदर जो एटीएम होता है, एटीएम के अंदर अपना एटीएम डालते हो, आजकल तो जो उसमें चिप आ गई है, लेकिन उसमें साइड में एक ब्लैक पट्टी लगी होती है, वो मैग्नेटिक इंक से लगी होती है, जिससे कि उसके अंदर सारा डाटा डाला होता है। आगे था आपके पास स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में बताते हैं आपको। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में आता है द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट इज परफॉर्म बाय सीपीयू विच इज पेज नंबर 3 पे आपका जो विच इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या है हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। पेज नंबर 3 पे है। That is responsible to processing the data provided by the user. The speed of computer brain is 4 times faster than the speed of human brain. इंसान के दिमाग से 4 गुना ज्यादा उसकी स्पीड होती है काम करनी। कोई कितना भी तेज काम कर ले, ठीक है, ये इंसान की क्या नाम है स्पीड की फिर भी एक लिमिट होती है। अब टाइप ऑफ सीपीयू, टाइप ऑफ सीपीयू क्या है देखो, सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, डेक्टा कोर एंड डेका कोर। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग दी हुई है, साथ में एक पिक्चर जो लगी हुई है। सिंगल कोर यानी सिंगल सीपीयू होता है। ड्यूल कोर का मतलब सीपीयू एक ही होता है पर उसके अंदर 2 सीपीयू की पावर डाली जाती है। क्वाड कोर आप लोगों ने सुना होगा ना कि इसमें क्वाड कैमराज है मोबाइल के अंदर। क्वाड कैमराज में 4 कैमरा है, ठीक है नहीं है। तो इसी तरह से काउंटिंग दी हुई है। अब मेमोरी यूनिट के बारे में बता रहे हैं। मेमोरी यूनिट इज ए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। इट इज आल्सो नोन एज मेन एंड प्राइमरी एंड इंटरनल मेमोरी। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होते हैं देखो, यूनिट्स के बारे में बता दें। जैसे आप लोग वेट तोलते हैं लोग, तो वेट तोलने में सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है? आज की तारीख में हम लोग ग्राम यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि 10 ग्राम का एक तोला होता है, क्योंकि गोल्ड ग्राम में तोले जाते हैं, ठीक है। 10 ग्राम का एक तोला होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि 250 ग्राम, 250 ग्राम को हम लोग क्या पाइया बोल देते हैं। 500 ग्राम को क्या बोलते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम को क्या बोल देते हैं, 1 किलो। इसी तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी जो आप फाइल बनाते हो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है। आप लोग बोलते हो ना कि यार तेरे मोबाइल में वीडियो नहीं बना रहे थे, क्या बात है, क्या होगा यार, मेमोरी फुल होगी, नहीं ये बात है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भी एक स्टोरेज मेमोरी डाली हुई है, चाहे वो फोटो क्लिक करने से, चाहे वो गाने डालने से, चाहे वीडियो रिकॉर्ड करने से, फुल तो वो भी हो, ठीक है। सो ये जो है आपकी जिसमें डाटा स्टोर, इंस्ट्रक्शन स्टोर या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उसे क्या कहते हैं हम, मेमोरी यूनिट। तो ये क्या नाम है, इसके बारे में बताया कि मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पर जो लिखा हो ना, इट इज आल्सो नोन एज मेन, प्राइमरी एंड इंटरनल। तो मेन एंड प्राइमरी सेम चीज होती है। यहाँ पर एक वर्ड और डाला जाएगा मेन या प्राइमरी के साथ एक सेकेंडरी मेमोरी, लिख लीजिए। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू में, जो सीपीयू आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, उसमें 3 पार्ट्स मेनली होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास मेमोरी यूनिट, जिसका काम क्या होता है, कंप्यूटर को मेमोरी प्रोवाइड करना। कौन सी फाइल कहां रखी है, कितने साइज की है, कितने उसका साइज है, इसके बारे में।
सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? अब ये तो है नहीं ना आपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को स्टार्ट किया और एक्सेल खुल जाए, ऐसा होता है? या आपने एक फोटो ओपन की और 10 खुल गई साथ में, और ऐसा भी होता है? नहीं। तो कौन इनको कंट्रोल करके रखता है? प्रिंटर लगा हुआ है पर चलेगा नहीं, तो जो आपकी कंट्रोल यूनिट जो है उसका काम लुक लाइक एज ए, जो आपका ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है उसकी तरह होता है, भाई किसको चलाना है, किसको रोक के रखना है। तो पहला यूनिट क्या हुआ? एमयू। दूसरा क्या हुआ? सीयू, कंट्रोल यूनिट। तीसरा होता है एएलयू, दैट्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल। अब काम जो है वो दो तरह से किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। या तो वो आपकी जो आपने कमांड्स दी है उसको ट्रू फॉल्स में काउंट करेगा कि जो आपने कैलकुलेशन दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा होगा उनको वो प्लस माइनस करेगा। तो कंप्यूटर इज ए मैथमेटिकल मशीन। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक सबसे बड़ा पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का। क्लियर है यहां तक? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में आगे देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइस के बारे में यहीं पर पिछले पेज है। आउटपुट डिवाइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनका काम हमें जो हमारी कमांड्स दी है, इंस्ट्रक्शन दी है, डाटा दिया है, उसको प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करें। लाइक प्रिंटर, मॉनिटर्स, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। आगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? पेज नंबर 4 पे ही है अभी। फर्स्ट इज स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। एक्यूरेसी, आप लोगों को कहा जाए कि कोई भी 4 डिजिट आपने मल्टीप्लाई करने हैं, लाइक ये देखिए, कैलकुलेटर आल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं आपको कहूं कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए तो कितनी देर में हो जाएगी? 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड। पर कंप्यूटर में क्या होती है? आपने इनपुट डाला, एंटर किया, रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि कॉपी पे इसको सॉल्व करके बताइए, तो हो सकता है आप में से तकरीबन सारे ही कर दो, तो स्पीड भी अलग अलग रहेगी। अच्छा, क्या सभी का सही होगा? नहीं। पर मेरे पास अगर 15 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर है, आपने इस कंप्यूटर बैठ के ये कैलकुलेशन सॉल्व की, साथ वाले पे भी की, उस पे भी की, सब पर रिजल्ट अलग अलग आएगा, सेम आएगा। तो इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है? बहुत हाई है। डिलीजेंस, ये थकता नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है और मशीनें थकती नहीं, सब खराब हो सकती है, थकती नहीं। इंसान है, थक जाता है, खड़ा खड़ा भी, बोलता बोलता भी, काम करता करता थक जाता है। तो इसमें क्या नाम है? दूसरी बात ये नहीं है कि जब हम शुरू करते हैं मॉर्निंग, हम लोग एनर्जेटिक होते हैं कि हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तब हमारा काम करने का लेवल कुछ और होता है, और शाम होते होते हम लोगों की एनर्जी डाउन हो जाती है। कंप्यूटर में ऐसा होता है? उसमें सुबह भी वही होता है और शाम को भी वही पुश होता है। आगे आगे वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी में तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर को कर सकता है। एक कंप्यूटर में डाउनलोडिंग भी होती है, सॉन्ग भी चल रहे होते हैं टाइम पे, आप फाइल भी बना रहे हो, प्रिंटर लगाया हुआ, प्रिंट भी निकाल रहे हो, कर सकते हैं ना। अब एक पर्सन, इंसान, ह्यूमन के बीच में ये चीज नहीं हो सकती। अगर हम कहें हमारे पास अगर एक ही मुंह है, उसे एक मुंह से हम लोग गाने और पढ़ाई एक टाइम पे आवाजें नहीं निकाल सकते, ठीक है नहीं है। आगे आगे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। किस किस को पता है कि पिछले 4 दिन पहले उन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी थी? पहली बात तो याद करने में हमें टाइम लगेगा, और फिर आप सच बोलो झूठ बोलो ये तो मुझे भी नहीं पता लगेगा। लेकिन सच बात यह है कि हमारी जो मेमोरी है
वो टेम्परेरी होती है, वो बहुत जल्दी, कुछ बातें जो हमें लगातार याद रहती हैं मोस्टली हमें तकरीबन भूलती रहती है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आपने एक फाइल जो बना दी, एक कमांड जो दे दी, एक प्रोसेसर जो बता दिया, वो कभी नहीं भूलता जब तक कि आप उसको चेक नहीं करते। अगर फाइल आपने कोई बना के रखी, उस फाइल के आपने अंदर रॉयल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख दिया, तो चाहे आपने वो कंप्यूटर 10 साल बाद चलाया, वो फाइल 10 साल बाद वो खोली, इसका मतलब ये नहीं कि वो चेंज कर देगा या भूल जाएगा। ठीक है। नो आईक्यू, कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता, अपनी खुद की इंटेलिजेंस नहीं है इसको। आपने उसको जिस काम के लिए कहा, करने के लिए कहा, जो कमांड दी, उसने उस कमांड के ऊपर प्रोसेस कर देना है बिना ये सोचे समझे कि ये सही है या गलत है। आप लोग एक फेसबुक या कोई भी ऐप खोलते हो, कुछ भी करते हो, आप किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हो, कंप्यूटर आपको बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो यार, नहीं, उसका खुद का आईक्यू नहीं है। नो फीलिंग्स। आजकल अगर हम ये बात करें कि जो ब्लास्ट वगैरह या परमाणु बम हमले वगैरह हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहे हैं ना, इसके साथ ही पॉसिबल हो गए हैं। तो कितने आदमी मरते हैं? कंप्यूटर भी तो होता है नहीं, वो तो एक मशीन है, तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वो एक कमांड ऑपरेटिंग मशीन है, जो तरह के आप उसका जिस तरह का इस्तेमाल करना चाहोगे उस तरह से उसने आपको रिजल्ट दे देना है। तो स्टोरेज, वही बातें कि जितना मटेरियल आप अपने अंदर रख लोगे उससे कई गुना ज्यादा मटेरियल कंप्यूटर अपनी फाइल के अंदर रखता है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कहां कहां पर इस्तेमाल होता है? पहली बात तो यही सोचना मुश्किल हो जाएगा कि कंप्यूटर कहां इस्तेमाल नहीं होता। घरों में हो रहा है, ठीक है, नहीं है? पढ़ाई वगैरह के लिए मेडिकल वगैरह में हो रहा है। स्कैनिंग वगैरह कहां से हो रही है? कौन सी डोज कितनी देनी है, कितने एक्सपायर हो रही है, या कौन सी डोज अपना मेडिकल रिसर्च किए जा रहे हैं, जो किससे पॉसिबल है? कंप्यूटर से। एंटरटेनमेंट्स, आपकी जो फिल्म्स वगैरह, जो आपकी क्लिप्स वगैरह ये सब बनते हैं, साउंड बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं? कंप्यूटर से। इंडस्ट्री, आप बनाने से पहले ही गाड़ी का डिजाइन कैसा होगा, कैसा मॉडल होगा, अब बनाने के बाद तो नहीं कहा था नहीं यहाँ पर कमी है, पहले बता दिया जाता है। ठीक है। एजुकेशन से, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, वो किस पे पॉसिबल हो रही थी? कंप्यूटर से। गवर्नमेंट अपना जितने भी रॉकेट लॉन्च करती है या सैटेलाइट चलाती है या कुछ भी एयर डिफेंस वगैरह करती है, किससे करती है? कंप्यूटर से। बैंकिंग, आप एक एटीएम से पैसे निकालते हो, भाग के दूसरे वाले पे चले जाओगे तो क्या उसे पता नहीं लगेगा बैंक को सारा रिपोर्ट कहां चल रहा है? पहले वाला टाइम तो रहा नहीं जो पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि मुनीम के पास रिपोर्ट होता था, बैंक लूट लिया और हमारे पैसे मर गए। अब बैंक लूटता है तो नुकसान सरकार का है, हमारा नहीं है। बिजनेस क्लियर है। ट्रेनिंग, अलग अलग, अब ये देखिए क्या नाम है, ट्रेनिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। अब लाइक हम अभी मैं प्रैक्टिकल तौर पे आपको यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ फिजिकली, और उनको क्लास देने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस वीडियो को सेपरेट कर देंगे। ठीक है। आर्ट्स, फोटोज वगैरह बनाते हैं, अब चित्रकार वगैरह पेंटिंग बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं वाकई। और हम लोग क्या करते हैं? अपनी फोटो को कंप्यूटर में डाला, कोई ऐप लगाई या फोटोशॉप में कमांड दी और हमारा स्केच बन के हमारे सामने। ये सब कैसे है? बाय कंप्यूटर। साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्लियर है आप लोगों को? साइंस में जितने स्ट्रक्चर वगैरह बनेंगे या जो कुछ बन रहा है, या मेडिकल में जो काम आ रहा है, ठीक है, ये सब किसमें है? अब ये देखिए, जैसे साइंस में कहा गया, आज की तारीख में यही बता दिया गया कि सूरज से अर्थ की दूरी कितनी है। कौन फीता लेके बैठा? कोई वो कैलकुलेशन करते हैं, एक बाइक की बता देते हैं एवरेज कितनी है। बंदे से बंदे हम लोग क्या कहते हैं, यार कंपनी ने कहा था कि इसकी 75 की एवरेज निकलेगी, निकलते तो है नहीं। कंपनी ने कैसे बताया? कंपनी ने कंप्यूटर सिस्टम को अटैच किया, साथ में उसमें कुछ पेट्रोल डाला, उस पेट्रोल को खर्च किया और उसके कितने राउंड हुए चक्के के, उसका डाया कितना था, एक डाया में एक राउंड में कितनी दूर जा सकती है, ये सब कैलकुलेशन करके वो आपको बता देता है कि ये इतना है। कोई पर्सन जो बीमार होता है, लाइक जो लाइलाज बीमारी कैंसर वगैरह है, डॉक्टर बोल देता है ना कि ये इतना ही जी सकता है,
तो ये कैसे करते हैं, वो कैलकुलेशन जो उन्होंने कंप्यूटर में टाइप की हुई है वो उसकी स्टेट डालते हैं और बता देते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन काफी हद तक सही भी होता है। इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर आपके पास, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको रीड आउट कर लेना। पेज नंबर 7 में है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। These resources include tools, application like data storage, server, database, networking and software। तो ये क्या होता है, जैसे कि एक वर्क स्टेशन है। अच्छा, फेसबुक पे आप सबका डाटा है, इंस्टाग्राम पे आपके फोटोज वगैरह, फोटो आपके मोबाइल, आपको लग रहा है आपके मोबाइल के अंदर है। अगर मोबाइल आपने वो आईडी जाके कंप्यूटर में खोली तो डाटा कहाँ जाता है? अगर दूसरे दोस्त के मोबाइल में खोली तो वहां पर आती है। तो इसका मतलब क्या है कि डाटा एक्चुअल में आपके मोबाइल के अंदर नहीं है, तो डाटा कहीं तो रखा जा रहा है ना। आप पुराने पुराने फोटो निकालते हो तो निकलती रहती है। तो ये जो है, जिसमें डाटा एक जगह पे होता है और दूसरी जगह पे एक्सेस होते रहता है अलग अलग जगह पे, इस पे जो डाटा रखने की जो टेक्नोलॉजी है, दैट्स कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग, बादल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो डाटा रखा जाता है वो बता रहे हैं सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर रख दिया या हार्ड डिस्क के अंदर रख दिया। आपके भी कंप्यूटर सेंटर के अंदर सर्वर लगे हुए हैं, तो एक ही मेल किसी के अंदर सारा डाटा सेव हो रहा होता है, आप खोल तो किसी को भी लेते हो, ठीक है, फिर वहां से एक्सेस किया जाता है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह को अच्छी तरह देख लेना, लाइक नेटफ्लिक्स, सीरी, अलेक्सा, गूगल, ईमेल, कैलेंडर्स। अब आपकी ईमेल्स वगैरह है, आप किसी भी कंप्यूटर में किसी मोबाइल पे खोल लेते हो तो सेम चीज आती है ना, तो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो उस टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाउड कंप्यूटिंग। आउटपुट डिवाइस, मैंने बताया कि जो आपको रिजल्ट देने के लिए इस्तेमाल डिवाइसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आउटपुट। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मॉनिटर, पता ही आप लोगों को, मॉनिटर कई तरह के होते हैं, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, ओएलईडी, ये पढ़ लेना। एलसीडी अलग होती है, इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह को याद कर लेना, हाईलाइट कर लेना इनको। दूसरा पार्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर क्या होते हैं बताते हैं अभी आपको। हेडफोन्स, हेडफोन जो कानों में लगे होते हैं आपके, उनमें स्पीकर लगे हैं ना, वो आपको वॉइस देते हैं, आउटपुट है। कंप्यूटर स्पीकर, जो कंप्यूटर के साथ स्पीकर लगे होते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है? जो स्क्रीन को दिखाता है, ठीक है नहीं है, वॉल के ऊपर, पर्दे के ऊपर। साउंड कार्ड, ये भी क्या नाम है आपको, आउटपुट डिवाइस होते हैं। वीडियो कार्ड, जो वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है। प्रिंटर क्या होते हैं कि प्रिंटर जो है वो एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा होता, ये बाहर लगाता है। दो तरह के पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट वो जो अंदर होते हैं, एक्सटर्नल वो जो बाहर होते हैं, ठीक है। ये कमांड्स में, एप्लीकेशन में, सब में इस्तेमाल होती चीज। तो वो कह रहे हैं कि जब आपको डिस्प्ले पे नहीं चाहिए, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो हार्ड कॉपी निकालने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर क्या है वो अपना, आपने कोई मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू क्रिएटेड ए रिपोर्ट ऑन योर कंप्यूटर, यू कुड प्रिंट सर्वर कॉपी टू हैंड आउट टू स्टाफ मीटिंग। जैसे हम लोगों ने आपको ये बुक्स हैंड ओवर की है पढ़ाने के लिए, वरना हम लोग आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते थे। कहते प्रिंटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर प्रेफरेंस ऑन एंड आर कॉमनली यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड फोटोज। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर टू कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दो कैटेगरी है जस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर कितनी कैटेगरी के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, तो आपने क्या बताना है? दो टाइप के। कौन कौन से? इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कह रहा है वो? इट इज टू टाइप ऑफ प्रिंटर दैट्स वर्क बाय डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑफ एन इंक रिबन विद पेपर। इंक, जैसे इस पे इंक लगी हुई है, इंक, रिबन और पेपर, जहां पर डायरेक्ट अटैच हो काम करे उनको प्रिंटर क्या बोला जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। और जहां पर ये चीजें आपस में मैच ना करे, ना टच करे, वहां पर क्या बोला जाता है? नॉन इम्पैक्ट।
These printers typically loud but remain in use today because of their unique ability to function with the multiple forms. An impact printer has mechanism resembling those of typewriter. Example of impact printer, dot matrix printer, daisy wheel and line printer. ये प्रिंटर आपको हमेशा फर्म्स के अंदर देखने को मिलेंगे जहां पर प्रिंटर की क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, फोकस किया जाता है उनके क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो होते हैं एक क्वालिटी जो अपने जो खर्चा होता है, ये प्रिंटर महंगे जरूर है पर ये आपको जैसे लाइक आप कचेरे वगैरह जाओ वहां पर टाइपराइटर वाले आज ही बैठे हुए हैं, जबकि यूजेस बहुत कम हो गया पर वो आज ही बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो आपने देखना कभी अगर आपके पास टाइम हो तो कचेरे वगैरह राउंड करके आना, तो वहां पर ना टाइपिंग वाले जो बैठे हुए हैं वहां पर उनको देखना वो टाइपराइटर टाइप कर रहे होते हैं, उसमें पेपर के साथ पेपर लगा होता है, ऊपर एक रिबन लग रहा होता है, बीच में क्या नाम है वो पंच कार्ड जो है वो टक कर रहे होते हैं जो आप टाइप करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम प्रिंटर के अंदर होता है, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। आजकल जो है वो सबसे ज्यादा जो यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ही आपको बता दिया, इट इज टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट हिट द एंड इम्पैक्ट द रिबन टू प्रिंटर। दे यूज लेजर, जेरोक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, इंजेक्ट टेक्नोलॉजी। ये क्या होते हैं कि चाहे वो इंजेक्ट टेक्नोलॉजी है यानी इनको ऊपर से स्प्रे होती है, इसमें रिबन इस्तेमाल नहीं होता, या स्प्रे क्वालिटी होती है कि जो ड्रम होगा उस पर स्प्रे हो जाएगा वर्ड और वो पेपर के ऊपर लगा देगा। तो टाइप ऑफ प्रिंटर्स में बता रहा है आपके पास एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखना। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है एग्जांपल्स थी वो कौन कौन सी थी, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील्स एंड लाइन प्रिंटर। और जबकि नॉन इम्पैक्ट में क्या है, 3D प्रिंटर। आज का 3D प्रिंटर देखे कब आए, 1984 में आए थे। किसने बनाया था वो लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसका काम क्या होता है, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि 3D का ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए, किसी का मास्क, कहते हैं ना कि कान खराब हो गया है, कान नहीं है, तो उसका काम 3D से बना देते हैं। ठीक है, ये आज के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस में जा रही है। AIO, ठीक है ना, यानी कि ऑल इन वन, ये फुल फॉर्म है AIO की, ऑल इन वन। आजकल जो प्रिंटर आ रहे हैं सेंटर्स के अंदर भी लगे हुए हैं, उनमें क्या है कि स्कैनर बीच में, प्रिंटर बीच में, फैक्स भी वहीं से हो जाता है, यानी अलग अलग चीजें आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। बाकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर्स, ये आप इनके बारे में पढ़ लेना, ये कब इंट्रोड्यूस हुए, कौन सी कंपनी ने की, कौन इनके ऑनर थे, ये सब चीजें। हेडफोन एंड स्पीकर्स के बारे में बता चुके हम लोग, आउटपुट डिवाइसेस में होते हैं। GPS, ग्लोबल पोजिटिंग सिस्टम, इज ए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम that make you to radio signal to locate the particular location। हम लोग अपने मोबाइल में दो चीजें यूज करते हैं, एक था GPRS, इसे हम आमतौर पे इंटरनेट भी बोलते हैं, एक GPS। आजकल कहते हैं तेरे मोबाइल की GPS ऑन नहीं है, जब आप कोई ऐप यूज करते हो तो वहां पर आपको आपके लोकेशन में मांगता है, ये लोकेशन आपकी GPS की लोकेशन होती है, यानी कि आपकी ग्लोबल सैटेलाइट की आपकी जो पोजीशन है कि आप पूरे दुनिया के अंदर कहां बैठे हो। इस चीज को सर्च करने के लिए जो चीज होती है, जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो बोलते हैं हम लोग GPS टेक्नोलॉजी। द सेंडर ट्रांसमिट द रेडियो सिग्नल टू सैटेलाइट, द सैटेलाइट कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम, लोकेशन, स्पीड एक्सेट्रा एंड सेंड इट टू द रिसीवर कंप्यूटर टू प्रोसेसिंग। ये क्या है, इसका काम क्या होता है कि जो आपकी लोकेशन है, आपकी करंट लोकेशन जो भी होगी, अगर आप यहाँ पर GPS ऑन करके बैठे हो तो आपकी करंट लोकेशन कहाँ जाएगी, सैटेलाइट में। और फिर जो आपने ऐप वगैरह डाली हुई है उसके थ्रू अगर आपको वो बंदा कोई ट्रेस करना चाह रहा है तो आप उसको अपनी लोकेशन सेंड करते हो, तो वो कहाँ गई, पहले सैटेलाइट में, सैटेलाइट से कहाँ गई, उस पर्सन के पास, और उस पर्सन ने आपको सर्च कर लिया, फाइंड कर लिया। जब हम किसी घर जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना लोकेशन भेज दो, आप लोगों को यहाँ की लोकेशन भेजी गई थी, ठीक है, ये GPS से होता है। कहता है मेमोरी के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें कहते हैं 3 तरह की मेमोरी होती है मेन कंप्यूटर में। एक होती है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच एंड यूज टू स्पीड अप CPU। एक तो ये वर्ड याद रखना कि सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है,
कैश मेमोरी। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी पाई जाती है? कैश मेमोरी। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर होती है। इट्स एक्ट एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच की कड़ी होती है। It is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. The parts of data and programs are transferred from the disk to cache memory by the operating system from where the CPU can be accessed. ये टेक्नोलॉजी जो है ये इसी चीज के ऊपर काम करती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। फास्टर है मेन मेमोरी से, कंज्यूम करती है लेस एक्सेस टाइम, फास्ट बता दिया आपको मेन मेमोरी से। It is store the program that can execute within a short period. It store data by temporary use. ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें अलग अलग कैलकुलेशन, जैसे कि लाइक आपने कोई 100 of thousands of lakhs की आपने कैलकुलेशन करनी है, तो ये की प्रोसेसिंग की जो स्पीड है ये कौन सी मेमोरी सेट करती है? कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर को, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखना। ये दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। जिस मेमोरी को आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद इस्तेमाल करते हो, जैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले नंबरिंग चलती होती है, वो नंबरिंग हर बार सेम रहती है। वो कौन सी मेमोरी है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप वहां पर कुछ भी नहीं करते, सब देखते रहते हो स्क्रीन को। उसके बाद आपकी विंडो स्टार्ट हो जाती है, आप एमएस वर्ड खोलते हो, तो वो एमएस वर्ड कहां ओपन हुआ? रैम के अंदर। अगर अचानक लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो फिर वो वहीं पर रहता है? नहीं। तो रैम क्या होती है? रैम अगर जैसे पावर ऑफ हुई तो वो मेमोरी क्या होती है? खत्म हो जाती है, फिर से रीजनरेट। दोबारा से आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे, विंडो स्टार्ट होगी, दोबारा से आप ऐप पे क्लिक करोगे, एमएस वर्ड पे, दोबारा से वो खुलेगी, दोबारा से फाइल ओपन होगी। इस तरह होता है ना? ठीक है, नहीं है? पर क्या नाम है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो इस तरह से नहीं होती। रैंडम के मेमोरी के बारे में नीचे टाइप दिए हुए हैं। एस रैम, स्टैटिक रैम, डीआर रैम। स्टैटिक रैम होती है जो सीक्वेंस वाइज चलती है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। जैसे आपके पास अगर किसी ने देख याद हो के ऑडियो कैसेट हुआ करती थी। और सेकेंडली हमारे पास होती है डी रैम यानी डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में क्या था कि कोई कहीं से भी मेमोरी का लोकेशन उठा सकता है। अगर आपके पास 16 GB रैम है, 32 GB रैम है, तो पहले क्या स्टैटिक रैम क्या होती है कि पीछे स्टार्ट होती है और आगे आगे करके चलती रहती है। पर जो डायनेमिक रैम है उसमें क्या होता है कि अगर वो 4 सेक्शन में डाला हुआ है, तो जो सेक्शन खाली पड़ा है वो उसको कहीं से भी इस्तेमाल कर लेगी, यानी कि पिछले काम को वो यूज करती रहेगी। तो आगे हमारे पास रोम के बारे में पार्ट्स हैं। रोम का अलग अलग पार्ट है, पी रोम, ई प्रोम रोम, ई प्रोम रोम। ये क्या होती है? प्रोग्राम रीडेबल मेमोरी। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो 22 में जो प्रोग्राम, जो भी आपने आपके घर में वॉशिंग मशीन वगैरह है, आप टाइमिंग लगा देते हो ना कि इतनी देर तक ये राउंड करती रहेगी और ये कपड़ा धुल जाएगा, ठीक है? तो ये जो मेमोरी डाली जाती है उसके अंदर हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं कि सिल्क कपड़ा डाल दिया तो उसे पता है कि सिल्क के लिए मुझे कितनी बार घूमना है, तो इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? नहीं है? आगे आगे हमारे पास इरेजेबल मेमोरी और इलेक्ट्रिकल। ये मेमोरी भी हमारे कंप्यूटर में यूज होती है, लेकिन इनमें से जो डाटा डाला होता है वो इजी टू इरेज नहीं होता। याद रखिए, रैम के अंदर रैम को रिफ्रेश किया जा सकता है, रोम के जो डिवाइस हैं उनके डाटा को चेंज करना बहुत टिपिकल होता है, बहुत हाई लेवल पे जाके काम करना पड़ता है, आम पर्सन यूज नहीं कर सकता। लाइक आपने कमांड दे दी कि सिल्क के कपड़े को राउंड कर और धोने के लिए, मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि ये 15 बार रोटेट करेगा, आप चाहते हो नहीं 10 बार ही करें, ऐसा होगा नहीं। वो करने के लिए वापस से उसे सॉफ्टवेयर लाइन में डालना पड़ेगा, वहां पर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है बैकअप मेमोरी होती है। जब आपने फाइल बनाई, जब तक वो आपने सेव नहीं की तो स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, चाहे 500 पेज हो गई हो,
तो उसको फर्दर दोबारा यूज करने के लिए, अगले दिन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आपने वो फाइल सेव की, वो कहां चली गई, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर, आपके पेन ड्राइव के अंदर, ठीक है नहीं है, ये वगैरह जो भी होते हैं, फ्लैश ड्राइव के अंदर जो भी हो गया। अब कहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। आप लोग MS वर्ड यूज करते हो, मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही है, तो ये जो है फिजिकली नहीं है। इसी तरह से आप MS वर्ड खोलते हो, वो एक एप्लीकेशन है, कोई पार्ट नहीं है, नहीं है ना। विंडोज क्या है, वो एक प्रोग्राम है, लेकिन आपके पास ये क्या है, कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है, इसे आप टच कर सकते हैं, सर ये टूट गया, ठीक है। ये होती है हार्ड डिस्क। अब इसको हम टच कर सकते हैं, सारा डाटा है, तो ये क्या है, फिजिकल पार्ट्स, इनको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। तो हमारे पास दो वेयर हो गए, एक सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। अब अगर मान लेते हैं आपके पास कोई फाइल, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि CPU है कल्ला, ये मशीन, अब ये आपके पास है, पर इसके अंदर विंडो नहीं है, या आपने टैली चलानी है, टैली नहीं है, फिर इसका कोई फायदा है? अच्छा, मेरे पास ना पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर है, पर मेरे पास अभी ये नहीं है, फिर उस पेन ड्राइव के सॉफ्टवेयर को फायदा है? नहीं। तो हार्डवेयर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और सॉफ्टवेयर को चलने के लिए हार्डवेयर की जरूरत है। तो ये जो है दोनों का आपस में रिलेशन बना हुआ है। तो याद रखिए, जो आपके एप्लीकेशंस वगैरह है, जो आपकी फाइल्स वगैरह है, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। और जो फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर। अब ये इसमें साइड में लिखा हुआ है कि हार्डवेयर कौन कौन से हैं। अब इंटरनल हार्डवेयर कौन सा है, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी, फैन, मॉडम, मदरबोर्ड, लैन कार्ड, पावर सप्लाई एंड रैम। अब ये अंदर लगा हुआ है, ये मदरबोर्ड है, ये फैन है, हार्ड डिस्क अंदर लगी हुई है, ये सप्लाई है। तो ये क्या हुआ, इंटरनल, ये अंदर लगे रहते हैं हमेशा, इन्हें इंटरनल हार्डवेयर कहा जाता है। अब अगर आपके पास कंप्यूटर में जो माइक आप इस्तेमाल करोगे, वो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है? नहीं, बाहर है। मॉनिटर अंदर लगा हुआ है? नहीं, बाहर है। हेडफोन्स आप अंदर रखे हुए हैं? नहीं, ऊपर लगा है, अलग है। डिजिटल कैमरा, टच पैड, ये भी सारे क्या हुए, कंप्यूटर के पार्ट्स हुए, हार्डवेयर हुआ, लेकिन ये एक्सटर्नल है, जो बाहर हो। सॉफ्टवेयर के बारे में, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हमारे पास आप लोग कंप्यूटर में MS वर्ड यूज कर रहे हो, तो उसमें छोटी छोटी कमांड्स दी हुई है। ये जो कमांड्स हैं, इन कमांड्स को, सिंगल को, जब हम किसी काम को करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कोई एक चीज का, एक वर्ड का कोई कमांड, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन कोड रखते हैं, जो कोड बनाया होता है, उसे बोलते हैं कमांड। और द ग्रुप ऑफ कमांड्स, जो कमांड का ग्रुप है, उसे क्या कहते हैं हम? कोई भी प्रोग्राम। जैसे MS वर्ड एक प्रोग्राम है, MS एक्सेल एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन कोड को कमांड बोलते हैं, और द ग्रुप ऑफ कमांड्स को प्रोग्राम बोलते हैं, एंड द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन MS ऑफिस क्या है? एक
सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर दो तरह से होते हैं, तीन तरह के एरिया में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं। लाइक आपको पता है कि टैली का इस्तेमाल अकाउंटिंग के लिए है, तो अकाउंट का काम करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग? टैली। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये तो नहीं है कि टैली को हम टाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, टाइपिंग अलग चीज है, टाइपिंग का काम हम टाइपिंग करने के लिए करेंगे। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल एंड्रॉयड है या एप्पल है, तो उसके अंदर भी अलग अलग, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, इंस्टा वगैरह क्या है? ये एप्लीकेशन है। और जो एप्पल का या एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो गया हमारे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जिनका काम मशीन को और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ के रखना होता है, उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का रिलेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। ह्यूमन वेयर, हमारे पास जो वेयर है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर कौन होते हैं? हम लोग, यूजर, जो पर्सन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो कंप्यूटर को यूज करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ह्यूमन वेयर। ठीक है, अब पीपल हु डिजाइन डाटा, राइट प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द डाटा एंड पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग कंप्यूटर आर नोन एज ह्यूमन वेयर। ये तीन तरह से होते हैं। जब भी हमने कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी को यूज करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, तो उसके लिए चलाने के लिए हमें तीन स्टेप से निकालना होता है। वो तीन तरह के पर्सन होंगे। नंबर एक, सिस्टम एनालिस्ट, जो ये देखते हैं कि आपके फाइल के, जो आपका कंप्यूटर है उसके सारे पार्ट प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका काम ये होता है। ठीक है। सेकंड होगा प्रोग्रामर, वो पर्सन जो आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करता है और वो ये बताता है कि कंप्यूटर जो है ये आपने जो कमांड दी है इस पे प्रोग्राम कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए सॉफ्टवेयर। अब लाइक अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर का है, कंप्यूटर भी है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ प्रिंटर का, यानी प्रोग्रामर नहीं डाला हुआ, तो प्रिंट नहीं चलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, तीसरा पर्सन, अगर कंप्यूटर चलाने वाला ही ना हो तो वो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, दोनों हो भी तो भी कुछ नहीं हो सकता। क्लियर। आगे आगे डाटा यूनिट्स। डाटा यूनिट्स क्या होती है? मैंने जैसे आपको पहले बताया था वजन के बारे में, उसी बारे में अभी मैं यहाँ पर आपको बाइनरी वगैरह के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात आप देख लेना कैसे होती है। तो डेटा ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड टू डिजिट्स ऑफ 0 and 1। कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखते हो, कुछ भी टाइप करते हो, वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में जाता है। 0 1 की फॉर्म का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास 2 डिजिट होंगे, 0 और 1। आपके जिस तरह मैंने कहा ना, वजन तोलने के लिए सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है? ग्राम। इसी तरह से किसी फाइल को मेजर करने के लिए, उसका साइज नापने के लिए सबसे छोटा पॉइंट जो होता है वो होता है बिट। ठीक है। अगर आप लोगों ने एक वर्ड लिखा लाइक ए, आ रही है ना? अगर आपने ए लिखा तो ये हो गया 1 बिट। अगर आपने लिखा ए बी सी 1 2 3, तो ये कितने बिट हो गए? अब कितने हो गए? 4 बिट। अब 4 बिट का एक निपल होता है। आपके पास बुक है, बुक में भी ध्यान रखिए, उसमें सारा लिखा हुआ है। 4 बिट का क्या होता है? एक निपल। इसी तरह से 8 बिट का क्या होता है? 1 बाइट। जैसे मैंने कहा था कि 10 ग्राम में क्या होता है? एक तोला। लेकिन कंप्यूटर में 10 नहीं होता, 10 में क्या होता है? 8 होते हैं।
तो 8 बिट्स में क्या होता है 1 बाइट। तो इस तरह से आपकी फाइल की जो होती है वो साइज को मेजर किया जाता है। तो 1 बिट इज इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट्स। तो ये बात आपने ध्यान रखना है, वहां पर कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं आएगी, लेकिन ये जरूर आएगी कि 1024 जीबी क्या बनाते हैं। तो ये आपने डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना है। किलोबाइट क्या होती है, मेगाबाइट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद इस तरह से मेगाबाइट। सबसे बड़ी कौन सी है, जियोबाइट, ठीक है। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, साथ में पिक्चर्स लगी हुई है। जब आप लोग कोई मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में वगैरह देखते हो हॉलीवुड वगैरह की, तो वो किसी कंप्यूटर रूम में घुसते हैं, फिर सर्वर रूम में घुस रहे हैं, वहां से कुछ चिप वगैरह निकालते हैं, तो वहां पर इस तरह के खड़े खड़े कंप्यूटर नजर आते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। Computer are similar to supercomputer in many sectors. The main difference between them fact of the supercomputer usually its raw power to focus on very few tasks. मेन कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में थोड़ा सा ही फर्क होता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ ये समझ लीजिए कि सुपर कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी भी फर्म वगैरह के अंदर रख दिए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब होता है कि इसमें एक फ्रेमिंग सिस्टम किया जाता है जिससे मल्टीपल हार्ड डिस्क एक्सेस होती है। आप लोग जो मोबाइल पे बात करते हो आपको पता वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, तो वो जो रिकॉर्ड हो रही है कल को क्या नाम है उसकी जरूरत पड़े वो निकाल सके, या आपका डाटा आपने कितनी कॉल कब की थी कहाँ की थी ये डाटा स्टोर होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग कहें कि क्या नाम है अपना बार बार हार्ड डिस्क भर रही है, तो वो जो हार्ड डिस्क भरती है उसको हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि इस तरह टेक्नोलॉजी लगाई जाती है कि ये भर गई तो अगले एक्सेस हो जाए, वो भर गई अगले एक्सेस हो जाए, ताकि अगर पिछले उतार रहे हैं तो भी काम रुके ना। सेकंड आ गया हमारे पास सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सबसे महंगे और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आजकल ये क्लियर कर दिया गया है कि आसमान में धरती से चांद की दूरी कितनी है, किलोमीटरों में बता दी गई। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, कैसे चेक किया था उन्होंने कि ये जहाज इतनी देर में इतनी दूर जाता है, इतनी स्पीड से ही गया, इतनी स्पीड से इतने टाइम में पहुंचा, तो उन्होंने कैलकुलेशन कर दी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे होती है सुपर कंप्यूटर से। कहते थे कि इतनी तारीख को इतने बजे यहां से एस्ट्रॉयड निकलेगा, इतने किलोमीटर दूर से निकल गया, या भूकंप आएगा, मौसम साफ रहेगा, बारिश आएगी। ये सब किससे होते हैं, सुपर कंप्यूटर से। वर्क स्टेशन भी जो होते हैं ये सिंगल पर्सन के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि 3D फिल्म वगैरह बनानी, VFX क्रिएट करने। वर्क स्टेशन में क्या होता है कि ये हाई लेवल के कंप्यूटर होते हैं, इनका मल्टीपल्स ऑफ रैम, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर के होते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास पर्सनल कंप्यूटर, वो तो आप लोग जानते ही हो, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो। आम तौर पे घरों में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है 30,000 से 70,000 के बीच में कमर्शियल कंप्यूटर चल रहा होता है। लेकिन वर्क स्टेशन की जो काउंटिंग जो फीस जो उसका जो कैटेगरी होती है वो 1.5 लाख से शुरुआत हो जाती है। उसमें क्या है, उसमें इस तरह के कोर्सेज दिए होते हैं कि उसके क्लाइंट अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चले जाइए फिरोजगारी मार्केट, एक बैंक है, पूरे बैंक में 100 ऑफ कंप्यूटर लगे हुए हैं और साथ में एक वर्क स्टेशन अलग से बनाया जाता है, सुपर कंप्यूटर अलग से बनाया जाता है।
जहां से वो डाटा सारा एक्सेस हो रहा होता है। पोर्ट, व्हाट इज अ पोर्ट? ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये जो पीछे वाले जो हिस्से हैं इन्हें बोला जाता है पोर्ट। आम लैंग्वेज में पोर्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर पोर्ट के अलग अलग इस्तेमाल है। लाइक सबसे ऊपर है हमारे पास PS2 पोर्ट, यहाँ पर कीबोर्ड और माउस जो पुराने आया करते थे वो लगते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया USB पोर्ट। USB जैसे आपकी पेन ड्राइव वगैरह है, उसका जो आगे से लिंक बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? USB पोर्ट। ये होता है हमारे पास पैरेलल पोर्ट, प्रिंटर के लिए या बड़े बड़े डिवाइस स्कैनर वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये होता है हमारे पास VGA पोर्ट। उसके बाद ये होता है हमारे पास लैन कार्ड पोर्ट। ये होते हैं हमारे पास साउंड कार्ड, साउंड पोर्ट। तो इन पोर्ट जहां पर कोई चीज लगती है, दो जगह आगे जुड़ेगी, जो कोई डिवाइस आगे जोड़ा जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? पोर्ट। जैसे लाइक एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब क्या है? जहां पर एरोप्लेन आके लैंड करेगा, दैट्स कॉल्ड द एयरपोर्ट। ये जो चिप नजर आ रही है सबको, ये चिप जहां पर मेरी उंगली लग रही है, इसको CPU बोलते हैं, ठीक है। ये आजकल वो हॉर्स इससे भी छोटे हो गए हैं, पावरफुल ज्यादा हो गए हैं। ये होते हैं हमारे पास CPU। मदरबोर्ड में इस जगह पे लगती है रैम। ओके, तो अगला क्वेश्चन मदरबोर्ड का ही था, समझ आ गया आपको? मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंटेल, असूस, बायोस्टार, MSI, जेब्रोनिक्स, ये हो गई है। आगे व्हाट इज लैपटॉप? पहले मैं कल बच्चों को बता भी रहा था टॉप क्या है। देखिए हमारे पास डेस्क होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम उसके ऊपर रख के चलाया जा सकता है, हाथ पे या अपने कपड़ों पे या अपने घर पे कहीं और रख के नहीं चलाया जाता, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। आपके सेंटर पे कंप्यूटर जो लगे हुए हैं या आपके घर में जो है तो वो एक टेबल के ऊपर रखे जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द डेस्कटॉप। लैपटॉप होता है आपकी थाई, जिसको आप अपनी थाई पे रख के चला सकते हो। लैपटॉप यानी लैप के ऊपर रखे हमारा कंप्यूटर जो है उसे लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। और तीसरा होता है हमारा पाम टॉप, जिसे हैंड भी बोलते हैं। पाम टॉप हथेली पर रख के, आपके घरों में जो बिजली का बिल वगैरह बनाने के लिए आते हैं उनके हाथ में एक डिवाइस होता है, वो हथेली में रखा जाता है। आपके पास जो टैब है, टैबलेट होती है ना, जो टैब है वो टैब क्या आप थाई पर रखते हो, डेस्क पर रखते हो? नहीं, हाथ पर रखते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पाम टॉप, ठीक है। तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये आजकल अल्ट्रा बुक, नोटबुक, नेटबुक के नाम पे चल रही है। इसमें लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप में इलेक्ट्रॉनिक पावर के लिए बैटरी इस्तेमाल होगी, कीबोर्ड भी अंदर है, माउस भी हो गया, आपके पास स्क्रीन भी बीच में होगी, स्पीकर भी बीच में, यानी कि डेस्कटॉप का सारा सामान जब हम एक ही डिवाइस के अंदर असेंबल इकट्ठा किया हुआ है, जिसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब एक जगह दूसरी जगह पर बड़े आसानी से कैरी कर सकते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग? लैपटॉप, ठीक है। ये बता रहा है कि ये 12 इंच से शुरू हो जाता है और 16 इंच तक इसका साइज है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर बता दिया आपको, लैपटॉप, सर्वर है, ये भी कंप्यूटर है, आपके सेंटर पे लगे हुए हैं। पर इसमें क्या होता है कि एक जगह पे डाटा डाला जाता है और बाकी सारे क्लाइंट उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, पेज नंबर 14। किसी की आवाज ना आए प्लीज। पीसी एंड मैक्स, इसके बारे में समझ लीजिए।
एप्पल के लैपटॉप को या डेस्कटॉप को हम लोग कभी लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं बोलते, उनको बोलते हैं मैकबुक या मैक्स। ठीक है, ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। एप्पल वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जो सारा मटेरियल खुद ही बनाती है, इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट बाकी और प्रोडक्ट के मुकाबले में महंगे होते हैं। पीसी आमतौर पर जैसे पीसी बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, ये विंडोज, इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर अलग कंपनियों का होता है, इंटेल का सीपीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों के होते हैं। सबसे पहले पीसी जो है वो आईबीएम कंपनी ने बनाया था 1981 में अंदर। आमतौर पे ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, और पीसी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर वर्क करते हैं। सेकंड है मैक, यानी कि ये कंपनी जो सबसे पहले जो आपको मैकबुक लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1984 के अंदर। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क आर टू और मोर कंप्यूटर दैट्स आर कनेक्टेड विद वन एंड अनदर फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेट डाटा इलेक्ट्रिकली। क्या होता है कि आपकी जो फाइल्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर यूज करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क किसे कहते हैं? एक सर्कल, एक चेन जो हम बनाते हैं, मैं एक से जुड़ा, वो आगे उससे जुड़ा, वो उससे जुड़ा, इस तरह सर्कल। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अब आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह जो बैठे हुए हैं वो बैठे हैं आउट ऑफ कंट्री या किसी और जगह बैठे हुए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बैठे हुए हैं। आपने यहां से अपने कंप्यूटर, उसका कंप्यूटर यहां से वहां अपडेट करना है, तो ये पॉसिबल है किसके थ्रू? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। तो जो नेटवर्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनेट, दूसरा होता है इंट्रानेट। इंटरनेट का मतलब होता है कि जिसका सर्कल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो मेरा फ्रेंड अफगानिस्तान में बैठा है, चाहे वो मेरा फ्रेंड कनाडा में बैठा है, किसी का कंप्यूटर कहीं से मैं एक्सेस कर सकता हूं अगर वो मुझे परमिशन दे। ये होता है इंटरनेट के थ्रू। और इंट्रानेट का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है उस दायरे के अंदर। अब जैसे कि लाइक हमारे पास सेंटर बस्ती जोधेवाल में भी है, आप में से कई बस्ती जोधेवाल से आए हैं, नूरा रोड के भी हैं। अब अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी फाइल नूरा रोड पे सेव की है और मैं बस्ती वाले सेंटर पे जाके उसे ओपन कर लूं, तो वो इस तरह पॉसिबल नहीं। वो इंट्रानेट में नहीं होगी। इंटरनेट में क्या होगा? इंटरनेट में उस सर्कल के अंदर ही आप उसको कर सकते हो। तो इंटरनेट, ये जो नेटवर्किंग होती है, इसको बनाने के लिए कुछ पार्ट्स लगते हैं। सबसे पहले तो चाहिए होता है इसमें इंटरनेट, बता दिया आपको। फिर मॉडेम, आपने देखा होगा कि आपके सेंटर्स में, ये बात सारी ध्यान से रखे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंटर की जो टेक्नोलॉजी है वो किस कैटेगरी पे, क्या किस रूल्स के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर नेट लगा होता है, एक मॉडेम आता है आपके पास। जब तक वो मॉडेम ऑन नहीं होगा तब तक आप इंटरनेट नहीं चला सकते। आपके जो डिवाइस लगे हुए हैं उनमें वायरिंग लगी हुई है, जब तक आपका मेन पीसी ऑन नहीं होगा तब तक वो क्लाइंट वाले कंप्यूटर नहीं चलेंगे। जब तक फाइल उसके अंदर नहीं होगी, सॉफ्टवेयर मेन पीसी के अंदर नहीं होगा, तब तक थिन क्लाइंट के अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। तो ये जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच की बात होती है। इनके कनेक्शन को आपस में क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नेटवर्क। तो इसके लिए जब नेटवर्क बनाना है तो कुछ पार्ट्स हमें चाहिए होंगे। नेटवर्क केबल, डिस्ट्रीब्यूटर, राउटर, इंटरनेट लैन कार्ड एंड एक्सटर्नल लैन कार्ड। अब इसका फायदा क्या होता है? शेयर जो है, शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर। अगर आपके पास एक ही प्रिंटर है और आप चाहते हो, अब ये तो है नहीं कि क्या व्हाट्सएप, अगर आपके पास एक प्रिंटर है तो ये तो है नहीं कि हर कंप्यूटर के साथ ये प्रिंटर लगा दिया जाएगा, पर आप उसे किसी भी कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हो। बड़ी बड़ी फर्म के अंदर भी एक या दो या तीन प्रिंटर ही होते हैं, ठीक है।
1, 2 या 3 ही प्रिंटर होते हैं, तो उन प्रिंटर्स के साथ क्या नाम है, उनको नेटवर्किंग से जोड़ा होता है, आप उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर लेते हो। फाइल के बारे में आपको पता है, प्रिंटर साउंड के बारे में पता है कि भाई एक ही जगह से आप उसको मैक्सिमम तौर पे यूज कर सकते हो। व्हाट इज पासवर्ड? पासवर्ड क्या होता है? आपके कंप्यूटर, आपके फाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल के अंदर एक कोड डाला जाता है जो आप खुद डालते हो, जिससे कि उस फाइल की, उस डिवाइस की सिक्योरिटी बढ़ जाए। उस कोड को क्या बोलते हैं हम लोग? पासवर्ड। ठीक है। बाइनरी नंबर के बारे में बता दिया मैंने। बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? सिर्फ 2 डिजिट। कौन कौन से? 0 and 1। प्रोग्राम के बारे में बता दिया था कि जो कमांड्स, मल्टीपल कमांड्स मिलकर बनाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्राम। 2 तरह का प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें प्रोग्राम लिखा कहीं और जाता है और उसका रिजल्ट कहीं और मिलता है। जैसे आप लोग देखते हो, अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई नया फीचर आया तो वो आपने अपने आप नहीं बनाया, उसके लिए कोडिंग कहीं और चल रही है, पर जैसे ही अपडेट आता है वो इम्प्लीमेशन आपके मोबाइल में भी हो जाती है। पर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होते हैं? जो वहीं के वहीं इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कॉर्ल ड्रॉ। कॉर्ल ड्रॉ में क्या करते हो? आपने एक सर्कल लिया, क्लिक किया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इसके लिए कोई कोड थोड़ी बनाना पड़ा आपको अलग से। इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जिसपे हम अलग से ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर करके कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कमांड बता चुका हूं मैं। कमांड भी मैंने कहा 2 तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड वो कमांड होती है जो सिस्टम या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चलते सार अंदर ऑटोमेटिक पड़ी होती है। लाइक आप न्यू फाइल क्लिक करते हो तो उसके लिए कोई डिवाइस लगाने की जरूरत है नहीं, पर अगर आपको साउंड चलाना हो तो आपके पास पहले साउंड होगा, उसका ड्राइवर होगा, तब वो कमांड चलेगी। आप प्रिंटर की कमांड को बिना प्रिंटर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरनेट है नहीं और आप सेंड टू मेल कर रहे हो जाएगी? नहीं, वो पहले कहेगा पहले इंटरनेट अटैच कीजिए। ठीक है। तो उस कमांड को बोलते हैं एक्सटर्नल। बिट के बारे में बता दिया मैंने आपको। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, बता दी। प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ साथ इनमें रिमूवेबल भी होती है। रिमूवेबल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनको आप डाटा डाला एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। अगर मैं बात करूं, जो डाटा इसके अंदर है, इसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। जो डाटा इसके अंदर है, अगर मैं इसको लेके कहीं जा रहा हूं तो पहले ये मुझे उस कंप्यूटर में चला के उसे ऑपरेट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ डाटा मेरे पेन ड्राइव के अंदर है तो मैं डाला, निकाली, आगे जाके जहां पर इस्तेमाल करूंगा हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं हम रिमूवेबल, कि जिसको रिमूव करके कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है। मेमोरी और स्टोरेज के बारे में इतनी बात याद रखना। वैसे आमतौर पे लोग कंफ्यूज आते हैं कि मेमोरी यूनिट्स कौन से हैं, स्टोरेज यूनिट्स कौन से हैं। तो मेमोरी यूनिट्स वो होते हैं जिनके अंदर कम डाटा डाला जाता है, लाइक रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये मेमोरी यूनिट्स हैं। हार्ड डिस्क, फ्लैश, यूएसबी, ये सब क्या है? स्टोरेज यूनिट है। तो इनका ध्यान रखना चाहिए। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका काम पावर सप्लाई करना होता है। ये वाली हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, इंटरनेट केबल, माइक, सारे के बारे में बता चुके हैं आपको। ठीक है, इनको पढ़ना। नंबर सिस्टम, ये बात कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? बाइनरी 0-1, इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 8। इसका बेस क्या होता है? 8। और इसके क्या नाम है, डिजिट कितने होते हैं? 7। इसकी वीडियो अलग से यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, मैं सेंटर पर समझा दूंगा कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसके बारे में कौन सी हेक्साडेसिमल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ताकि जो बच्चों आवाज निकली है, एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि भाई ये वाला डिजिट जो है
ये डेसिमल का है या हेक्साडेसिमल का है या बाइनरी का है, तो आप उसको बता सको। तो इसके बारे में बता देंगे आपको। लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो पहले अपने अंदर गलतियां ढूंढता है, उसे चेक करता है। तो ये 3 तरह से होते हैं हमारे पास, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होते हैं? ये वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप कोई भी कोड जनरेट कर, कोई प्रोग्राम लिखते हो। देखिए आप लोगों ने जिसने सी लैंग्वेज की हुई है जब जानते होंगे, तो यहां से पता लग जाए कि इस तरह की जो लैंग्वेज है आपके पास जो मशीन है, 3 तरह की लैंग्वेज होगी, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो आप न्यू, ओपन, सेव, एमएस वर्ड ये देखते हो, ये सब क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हमें समझ आता है। पर कंप्यूटर को तो 0101 समझ आता है, बाइनरी। तो उस कोड में जो बना होता है रिकॉर्ड है, उसे कोड को क्या बोलते हैं हम? अपना जो लैंग्वेज होगी उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज। लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो उस कोड को रिकॉर्ड करके हमें हमारी लैंग्वेज बताती है, और जो हम लोगों ने लिखा है उसे कोड बना के उसे कंप्यूटर को बताती है। लाइक अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब अगर मान लीजिए वो चाइना जाए, तो वो अपनी स्पीच चाइनीज में देंगे? नहीं। तो कौन होगा वहां पर? एक ट्रांसलेटर। उसका काम क्या होगा? जो वो हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं उसे क्या करेगा? वो ट्रांसलेटर चाइनीज में जाएगा। अब चाइनीज क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन क्या करेगा? वो ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में प्रधानमंत्री साहब को बताएगा। तो इसी तरह से क्या नाम है, अच्छा अगर किसी ने कोई गलत कहा हो या कुछ गलत बात लग रही हो तो वो रुक जाते हैं। तो यही काम होता है ये प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोग्राम का, हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है ये कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटर्न करता है, कि पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम को ये रीड करेगा। यह बात याद रखना, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर में फर्क यह है, इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन करता है। हमारे पास एक लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कि जैसे आपने लैंग्वेज की वो उसने कोई कंपाइल कर देगा। अगर पहली लाइन में गलती नहीं है तो पहली लाइन दिखा देगा, दूसरी में गलती नहीं है दूसरी दिखा देगा, तीसरी में गलती है तीसरी रोक देगा। पर कंपाइलिंग में क्या होता है, पहले पूरा प्रोग्राम, सी में क्या होता है, पूरा प्रोग्राम चेक होता है, उसे कंपाइल कर रन करने से पहले देखा जाता है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी तो पहले वो गलती ठीक करो, फिर वो प्रोग्राम को चलाएगा। असेंबलर जो होता है वो कोड जनरेटर होता है, कि वो आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करेगा। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बता दिया आपको, बेसिक कंप्यूटर टर्म्स के बारे में पता लग गया। ये शॉर्टकट है सारी चीजों के, फुल फॉर्म्स भी है बीच बीच में। सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉडम। मॉडम वही है जिसमें आप इंटरनेट चलाते हो। मॉनिटर, माउस, एनआईसी, प्रिंटर, बूट। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो जो नंबरिंग आ रही होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसे बूटिंग कहते हैं, बूट प्रोसेस कहते हैं उसको। ब्राउजर, आप google.com खोलते हो या facebook.com खोलते हो या रॉयल वर्ल्ड की वेबसाइट खोलते हो, ये सब क्या है? वेबसाइट्स। आप फायरफॉक्स चलाते हो, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, जिसके अंदर वेबसाइट खोली जाती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? ब्राउजर। बग्स, बग्स क्या होते हैं? हम कहते हैं ना मेरा ऐप बार बार क्रैश कर रही है, उसके अंदर बग्स आ गया। बग्स क्या होते हैं? जब कोई मिसलेनियस कोड्स कंप्यूटर में या आपके प्रोग्राम में जनरेट हो जो उस प्रोग्राम को रोक रहे हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? बग्स। डाउनलोड, ड्रैग्स, ये सब देख लेना। विंडोज, विंडोज जो अनाउंस की गई थी बिल गेट्स की तरफ से की गई थी। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है या आप लोग से कोई पूछ सकता है कि आप कौन सी विंडो यूज करते हो? तो विंडो अलग अलग है। आप लोग विंडो 10, विंडो सर्वर, विंडो 7, विंडो
अपना 7 होगी, विंडो XP होगी, विंडो 2000 होगी, 2003 होगी, ये सब विंडो के टाइप है, समझे। लेकिन विंडो कौन सी कंपनी की है, तो कोई भी विंडो हो जिसके साथ विंडो जुड़ गया वो कौन सी कंपनी की है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये सबसे पहले अनाउंस कब हुई थी, 1983 के अंदर 10 नवंबर। किसके थ्रू हुई थी, बिल गेट्स के थ्रू। इससे पहले तो ये क्या है, विंडो एक GUI है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GUI? GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब हमारी फाइल, हमारा काम, पहले उससे पहले क्या था, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर में क्या था कि आपको कोड लिखना पड़ता था। अगर आपने एक फाइल भी बनानी है तो पहले उसका एक कोड लिखना पड़ता था। पर अब क्या है, आपके पास माउस भी आ गया, आपके पास ऑटोमेटिकली कोड लिखे हुए हैं, कमांड लिखी हुई है, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो और वो कमांड चल जाती है। दैट द ग्राफिकल यूजर। डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई है, ये चीजें। तो इसकी हिस्ट्री दी हुई है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। पहली विंडो XP है हमारे पास इस बुक के अंदर। उससे पहले की विंडो 7 थी, सॉरी विंडो 97 थी, 98 थी, 95 थी, 3.0 थी। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आगे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो आप रीडर कर लेना। विंडो XP के बाद विंडो 7 है, विंडो 8 है। इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली बातें यही है कि ये विंडो कब बनाई गई थी, कौन सा साल में रिलीज हुई। एक बार याद रखना, अनाउंस डेट और रिलीज डेट दो अलग अलग चीज है। कब अनाउंस की गई वो अलग चीज है, कब रिलीज की गई वो अलग चीज है। इस समय कौन सी विंडो चल रही है, विंडो 11। और आपके पास, आप ऑफिस कौन सा यूज करते हो, MS ऑफिस कौन सा यूज करते हो, 2021 वर्जन। ये सब कब लॉन्च हुए थे, ये पिछले साल 5 अक्टूबर को लॉन्च हुए थे। इस समय माइक्रोसॉफ्ट की सबसे लेटेस्ट विंडो कौन सी है, विंडो 11। और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट ऑफिस कौन सा है, ऑफिस 2021। ठीक है, ये बात याद रखना। कंप्यूटर वायरस, वायरस क्या होते हैं। हम लोग आमतौर पे वर्ड यूज करते हैं ना कि मेरे कंप्यूटर में मेरे मोबाइल वायरस आ गया, स्लो चल रहा है। आप लोग कई बार मोबाइल के अंदर ब्राउजर खोलते हो तो बहुत सारे पॉपअप्स ऑटोमेटिक खुलते रहते हैं। वायरस असल में एक कोडिंग किए हुए सॉफ्टवेयर लगा लो आप, या वेब पेजेस लगा लो, या प्रोग्राम लगा लो, वो होते हैं जिनका काम यूजर को यदि अनकॉन्शियस करके, यानी कि उसको बेहोश करके एक तरह से उसका डाटा चोरी करना या उसके डिवाइस को खराब करना, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कई तरह के होते हैं। आज की तारीख में 10 of thousands यानी हजारों तरह के वायरस मौजूद है। सिंपल सी बात है, अगर एक किसी मूवीज में एक लाइन थी कि एंटीडोट तभी बिकेगा जब बीमारी हो। तो पहले अगर कोई दवाई बनाई जाएगी तो उसके साथ वो बीमारी भी तो होनी जरूरी है ना, तभी तो वो दवाई बिकेगी। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिजनेसमैन बिजनेस करती है। तो वायरस भी यही है कि अगर मैं आपके कंप्यूटर वायरस डाल के आपके फाइलों को खराब कर दूं और वो अथॉरिटीज में मेरे पास हो ठीक करने की, तो फिर मैं आप लोगों को, अगर जरूरी डाटा है तो फिर वो मुंह मांगे रेट आपसे मांगी जाएंगे और आप दोगे। तो वायरस जो है वो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर वायरस, एक कंप्यूटर वायरस इज ए मैलिशियस पीस ऑफ कंप्यूटर कोड डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैरी होता है। आपने अपना मेमोरी कार्ड या आपने मोबाइल जोड़ा, कंप्यूटर वायरस आ गया, या कंप्यूटर वायरस था तो आपके मोबाइल के अंदर आ गया, पेन ड्राइव में था तो चले गया। A subset of malwares, these self-copying threats are usually designed to damage the device or create data or infect your programs and files. Some computer viruses are programmed to harm your computer by damaging programs, deleting files, reformatting the hard drive. कभी आपका पूरा डाटा रिफॉर्मेट कर देते हैं, कभी आपके फाइलों का नाम बदल देते हैं। इस तरह से काम करके आपको परेशान करते हैं
ये कौन से प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इनको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर वायरस। तो अकॉर्डिंग टू द यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, इन्फेक्टेड ईमेल्स अटैचमेंट आर द मोस्ट कॉमन मींस सर्कुलेट द कंप्यूटर वायरस। आपको जो ईमेल्स आती है, सबसे ज्यादा जो वायरस फैलता है तो इनके साथ अटैचमेंट जुड़ी होती है। आप ईमेल करते हो, आप देखा होगा आप में जिसने ईमेल की है वहां पर एक लाइन लिखी आती है कि स्कैन बाय गूगल, नो वायरस। तो जब आप अपने कंप्यूटर में आप मान लो कि मेरा वायरस है या आपने वायरस अटैच किया हुआ है, तो जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो पहले तो ये देखो कि वो फाइल जो है वो आपके जानकार की है या नहीं है। अगर है तो डाउनलोड करने से पहले उसको स्कैन जरूर कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा वायरस जो आता है वो ईमेल के थ्रू आता है। वायरस करते क्या है? कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, जो आपके मोबाइल को स्लो कर देते हैं, डाटा लॉस हो जाता है। कल तक ये फोटोज कंप्यूटर में थी, आज है नहीं। आपका कंप्यूटर आपको इरिटेट करवाता है मोबाइल, आप क्लिक कर रहे हो कहीं और पर हो रहा है कहीं और, ठीक है। या एप्लीकेशन जो होती है वो बार बार क्रैश करती रहती है। इसका मतलब क्या हो गया? आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो गया? वायरस। तो ये 3 तरह के हैं, वर्म्स, ट्रोजन्स एंड रैनसमवेयर। इनमें से सबसे ज्यादा जो खराब वायरस है, जो सबसे ज्यादा परेशान, अभी आपको मैं बता दूं, जो एम्स है, एम्स जानते हो ना, सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंडिया का, एम्स जो बने हुए हैं अलग अलग जगह पे, इनमें सारा डाटा ऑनलाइन होता है। अभी भी वहां पर सारा काम ऑफलाइन हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 वीक से उसके अंदर रैंसमवेयर का जो वायरस है उसने अटैक कर दिया, सारा डाटा इनक्रिप्टेड कर दिया। इनक्रिप्टेड यानी कि कोडिंग में कर दिया। अब वो अनइनक्रिप्टेड तभी हो सकता है, वो तभी खुल सकता है जब वो है। और उन्होंने शायद 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ये कई बार, एक आधी बार हमारे साथ भी हो चुका है, सारी फाइल्स जो होती है वो एनक्रिप्टेड हो जाती है, क्योंकि नेट चल रहा होता है। ये लोग हमें फंसाते कैसे होते हैं? आप लोगों को वायरस कैसे आता है? जैसे आप लोग ब्राउज़र चला रहे हो, वहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, या कहते हैं कि ये गेम पे क्लिक करो, अगर आपका हिट हो गया तो आपका आईफोन जीत जाओगे। हम लोग वहां पर क्लिक कर देते हैं। हैकिंग भी इसी तरह से होती है कि पहले आप उनके जाल में फंसे, वो जो चीज डाउनलोड करने के लिए कह रहा है हम वो डाउनलोड करें। हम लोग पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, हम लोग नेट पे क्या सर्च करते हैं? फ्री में फुल वर्जन करते हैं ना। अब वो फाइल डाउनलोड हुई, अब आपको नहीं पता, उसका नाम तो लिखा हो काइन मास्टर, पर वो अंदर काइन मास्टर ही है, जो उसके साथ कोई और फाइल भी है, क्योंकि वो गूगल प्ले स्टोर यानी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो आप कहां से डाउनलोड कर रहे हो? थर्ड ऐप से, थर्ड वेबसाइट, थर्ड टाइप की जो थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है वहां से। तो उससे क्या होता है कि वो हार्मफुल जो फाइल्स है वो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी, और जैसे ही वो इंस्टॉल हुई तो क्या होगा? आपका डाटा चोरी होना शुरू हो गया। तो वर्म्स क्या होते हैं? ये एक तरह के ट्रेडिशनल वायरस होते हैं। ये ज्यादातर क्या नाम है, इनको चलने के लिए किसी अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, ये आमतौर पर आपके कंप्यूटर के अंदर पड़े ही होते हैं। कोई आपने फाइल्स कहीं से भी कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? मैं आपको बता चुका हूं, रैंसमवेयर। अब इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एंटीवायरस परचेज कीजिए। जो अननोन पर्सन की जो ईमेल्स वगैरह है उन्हें ना खोलिए, जो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड करने से बचिए। ये कुछ चीजें हैं, बाकी रीड कर लेना। आगे एमएस ऑफिस के बारे में समझाने वाला कुछ नहीं है, आप समझते हो। बस जब आप देखो, जैसे ये लिखा हुआ है कि कितने टैब्स है, टैब्स के नाम लिखे हुए हैं, ये याद कर लेना कितने हैं। और जब आप इसको रीड करो तो आपके कंप्यूटर में भी ये चीज खुली होनी चाहिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर सिर्फ जब कमांड्स के बारे में दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। कितने कॉल एक्सेल में, कितने कॉलम है, कितने रो है, सेल क्या है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? देखिए एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इससे पहले लोटस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था, स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके अंदर जो सेल है, जब रो और कॉलम, जो वर्टिकल लाइन जो बनी हुई है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम्स। टोटल कितने कॉलम है इसमें? 16,384। लास्ट सेल कौन सा है? लास्ट कॉलम कौन सा आपके पास? एस एफ डी। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ए। इसी तरह से जो लाइन है आपके पास, यानी रो, कितनी रो है टोटल? 10,48,576 रो जो आपकी वर्टिकल लाइन, जो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस मिल जाती है तो जो सर्कल जो स्क्वायर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। पहला सेल कौन सा है हमारे पास? A1, ए कॉलम फर्स्ट लाइन, उसे क्या बोलते हैं हम? A1 यानी कि फर्स्ट सेल। तो हर सेल का एक नेम है, वो नेम कैसे बनता है? कॉलम और रो के नंबर को जोड़कर। वर्कशीट, आमतौर पे जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं उसे वर्कशीट बोलते हैं। और जब आप 2007 के बाद जितने भी एमएस ऑफिस आ रहे हैं, इन ऑफिस में आप 2007 के बाद जितने भी आपके पास आ रहे हैं, इस सब में जब भी आप बाय डिफॉल्ट फाइल ओपन करते हो तो एक ही वर्कशीट होती है। जब शीट, चार्ट आप मल्टीपल बनाते हो या कुछ भी एक भी हो, इसकी फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्कबुक। याद रखिए, एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्कबुक। और एमएस वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? .doc। और एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .xls। ठीक है। उसमें जो होते हैं आपके पास कॉलम होते हैं और उसमें क्या होते हैं? सेल्स होते हैं और अपना लाइन्स होती है। इसमें आपके पास शीट होती है, उसमें आपके पास पेजेस होते हैं। ठीक है। ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन क्या होती है? वो जो लाइन है आपके पेज के ऊपर बनी होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन्स। गोल सीक एक कमांड है जिसका इस्तेमाल आपको एक टोटल को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने में लिए किया जाता है। टीचर बता देगा आपको। गूगल शीट्स क्या होती है? जैसे आप लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हो, वैसे गूगल ने भी एक सॉफ्टवेयर अपना एक एप्लीकेशन दी हुई है जिसे आप गूगल शीट बोलते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग आया करती थी स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। वो किससे बन रही थी? गूगल शीट के थ्रू से। तो इसका ये जो है, ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कौन सा बेस्ड? वेब बेस्ड, यानी कि वेबसाइट के ऊपर है। अगर आपने एक्सेल चलाना है, आपके पास एक्सेल फाइल है और आपके मोबाइल में एक्सेल नहीं है, तो आप गूगल स्प्रेडशीट या गूगल शीट का सॉफ्टवेयर लोड करके भी आप चला सकते हो। आप यहाँ पर बनाई फाइल को आप किसी भी जगह पे जाके ओपन कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपके पास नेट होना जरूरी है। आपने अपनी आईडी लॉगिन की, गूगल शीट खोली और आपके पास वहां पर डाटा आ गया। तो ये पढ़ लेना, डाटा वैलिडेशन, यानी कि डाटा की क्या क्या वैलिडेशन है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सेल, एक्सेल के बेनिफिट्स क्या हैं? आगे फंक्शंस हैं। फंक्शन और फॉर्मूला में फर्क होता है। दोनों की स्टार्टिंग तो इक्वल टू से होती है, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो यूजर डिफाइन होता है। हम लोग इक्वल टू डाल के 2 डिजिट को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइन होता है, यानी कि पहले से उसके अंदर कोडिंग की होती है। लाइक अगर आप इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट डिजिट कॉमा सेकंड डिजिट करते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये आप चाहते हो कि जो पहले डिजिट की दूसरा डिजिट पावर बन के उसकी कैलकुलेशन आपको करके दे। ठीक है। इक्वल टू मैक्स, आप मैक्स लिखते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करके रेंज सेलेक्ट करते हो। इसका मतलब क्या है कि वो आपको उन जो आपने रेंज सेलेक्ट की है, रेंज क्या होती है? जो आपने डाटा लिखा हुआ है, तो जहां से लेके जहां तक आप सेलेक्ट करते हो उसे रेंज बोलते हैं। तो जो रेंज है, उस रेंज के अंदर जो मैक्सिमम वर्ड होगा, मैक्सिमम नंबर होगा, वो उसको आपको बता देगा। तो ये क्या है? ये प्री डिफाइन है। ठीक है।
आगे एक्सेल की शॉर्टकट कीज है। जीएसटी इनवाइस क्या होते हैं, वो इनवाइस किसे कहते हैं हम, बिल को। जीएसटी इनवाइस किसे कहेंगे, जिस बिल में जीएसटी जोड़ी जाती है उसे क्या कहेंगे, जीएसटी इनवाइस। बराबर में दिया हुआ है। जो अकाउंट कर रहे हैं या अकाउंट कर चुके हैं वो याद रखें, टैक्स कितने टाइप के होते हैं। सेल के समय आपके पास जो जीएसटी है वो कितने टाइप की है, सीजीएसटी क्या होती है, एसजीएसटी क्या होती है, ठीक है। और याद रखिए जो आपके ओडी से है, यानी यूटी जो अंडर टेरिटरी आती है, यानी कि केंद्र शासित जो राज्य हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, वहां पर ना आईजीएसटी लगेगा ना सीजीएसटी लगेगा, वहां पर यूटीएसटी लगता है। समझिए बात को, ये बात याद ना, बुक में नहीं है। वहां पर क्या लगेगा आपके, चंडीगढ़ वगैरह अगर कोई एंट्री हो रही है तो वहां पर यूटीएसटी होगा, ठीक है। आगे एडवांस फंक्शन दिए हुए हैं, ये पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि क्या नाम है एग्जाम में चलो आए ना आए, लेकिन ये जब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं हमारे पास, तो याद रखिए कि ये वाले फंक्शन आपको टीचर जरूर कराए। नहीं करवाता तो आप बता सकते हो। डेटा एंट्री, डेटा एंट्री का क्या होती है, आमतौर पर तो इतना वर्ड बतेरा है कि जो एंट्री हम कंप्यूटर में करते हैं वो है। असल में क्या होता है, लाइक आप लोगों के नेम, एज, आप लोगों के सेक्स, आप लोगों की हाइट, विड्थ, ये सब अलग अलग है, राइट। तो पहले क्या नाम है, हमने यहां से शुरू किया कंप्यूटर में एंट्री, मैंने कहा एक एक करके मेरे पास आता रहे और अपने डिटेल डालते रहे, तो पहले वो डिटेल ढूंढती रहेगी। फिर हम डेटा एंट्री का इस्तेमाल कहां होता है कि फिर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मैं कहता हूं जितनी भी फीमेल्स है उसकी काउंटिंग दिखाए। तो कंप्यूटर में मैंने एंट्री की है वो तभी करेंगे। फिर मैं कहूंगा जो बस्ती जोतेवाल से रहने वाले लड़के हैं उनकी डिटेल दिखाए, उनकी लिस्ट दिखाए, तो दिखा देगा। मैं कहता हूं कि जिनकी हाइट 5 फुट से नीचे है उनकी लिस्ट दिखाए, तो मतलब जो मैंने कैटेगरी बनाई है, जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं डाटा भरते समय, उनको क्या करते हैं हम, इस चीज को एंट्री को क्या कहेंगे, डेटा एंट्री। आमतौर पर सोच करते हैं सर मुझे डाटा एंट्री करनी नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक्सेल आता है तो डाटा एंट्री आती है, ठीक है, वो कोई टफ नहीं होता। पावर पॉइंट, पीपीटी, ठीक है। जो पावर पॉइंट्स है, पावर पॉइंट का यूजेस, पावर पॉइंट कब बना था, पावर पॉइंट में मैंने बताया आपको एमएस वर्ड में जो होते हैं वो जो जिस पे लिखा जाता है उसे कहते हैं पेजेस। एक्सेल में क्या होती है, शीट, और इसमें क्या होती है, स्लाइड्स। कितने स्लाइड्स होती है, कितने टाइप की स्लाइड्स होती है, ठीक है। या रिहर्स टाइमिंग क्या होती है, स्लाइड लेआउट्स क्या होते हैं, क्लिप आर्ट्स, क्लिप आर्ट्स वो जो कार्टून्स वगैरह जो कंप्यूटर बने हैं वो जिनका इस्तेमाल करके आप स्टोरी वगैरह बनाते हो उन्हें क्लिप आर्ट्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पीपीटी मंगवाई जाती है। ये ग्राफिकल या स्मार्ट क्लासेस चलती हैं जो वो पीपीटी के थ्रू चलती है, यानी पावर पॉइंट के थ्रू चलती है। चार्ट, चार्ट किसे कहते हैं, जिससे आप अपने डेटा को ग्राफिकली बता देते हैं। हम लोग बता देते हैं सर्कल बना के कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन का सर्कल बना रहे हैं, कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, इतनी ज्यादा एरिया उसने कवर किया हुआ है, वगैरह वगैरह। एक्सटेंशन बता चुके हैं आपको। आगे क्या है, एक्सेस, एमएस एक्सेस, ये भी एक एमएस ऑफिस का पार्ट है। एमएस एक्सेस, इसमें क्या होता है, जो हॉस्पिटल वगैरह डाटाबेस तैयार किया जाता है। इसका मेन काम कोई बिल बनाना नहीं है, डाटाबेस बनाना होता है। इसमें क्या नाम है, आपकी एंट्री जब आपने एडमिशन ली है, एडमिशन से लेकर या हॉस्पिटल में आपके पेशेंट को एंट्री करने से लेकर डिस्चार्ज तक किस किस पर्सन ने कब उसे देखा, कौन सी दवाइयाँ गई हैं, ये सारा डाटाबेस आप लोगों का। आप 2 साल बाद दोबारा जाते हो हॉस्पिटल, आप अपनी आईडी बताते हो तो उससे डाटाबेस को दोबारा निकाल लेते हैं। तो डाटाबेस तैयार करने के सॉफ्टवेयर को एमएस एक्सेस कहते हैं। ये कब बनाया गया था इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें टेबल, क्यूरी, फॉर्म्स वगैरह ये सब चीजें बनती है।
फ्लैट फाइल डाटाबेस क्या होते हैं और रिलेशन डाटाबेस क्या होते हैं। फ्लैट क्या होता है कि क्या नाम है, जो वहां पर बना है एक सिर्फ सिंपल डाटाबेस फाइल बना दी गई है, इसमें किसी का आपस में लिंक नहीं जुड़ता। और रिलेशन का मतलब ही वही है। मान लेते हैं कि हमने किसी पर्सन का डाटाबेस बना रहे हैं, आगे फर्दर उसके कास्ट का बनाया हुआ है, आगे फर्दर उसकी कम्युनिटी का बनाया हुआ है, आगे फर्दर उसके देश का बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा पर्सन का कर रहे हैं तो वो आपस में जुड़ा होता है। मैंने पहले देश किया, देश के बाद उसे किया, तो ये उनका रिलेशन है, एक का रिलेशन दूसरा जुड़ा होता है। ईमेल्स क्या होती है जानते हैं आप लोग? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। पहले क्या था, पास्ट में अगर आप जाओ तो सारा डाटा या जो आप एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे वो कैसे था, लिख के, आमतौर पोस्ट लेटर। लेकिन अब क्या है, आप ईमेल लिखते हो और कंपनीज को या किसी पर्सन को भेज देते हो, तो वो मिनटों सेकंडों के अंदर वहां पर पहुंच भी जाती है। तो पहली मेल कब भेजी गई, आपके इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक पे भी लिखी हुई है। ये क्वेश्चन आता ही है, प्लीज कोई रिपीट ना करे, रिक्वेस्ट है कोई रिपीट ना करे प्लीज। वेबसाइट कौन सी है, आपके इंस्टीट्यूट कौन सी सोसाइटी का थ्रू चलता है, वो सारा कुछ बुक के कवर पे भी दिया हुआ है और आपके रोल नंबर स्लिप पे भी होगा। क्वेश्चन में क्या नाम है, ध्यान रखना कि स्पेलिंग, क्योंकि ईमेल आईडी। अब याद रखिए ईमेल आईडी और वेबसाइट में डिफरेंस कैसे कर जाता है। नंबर 1, कोई भी ईमेल आईडी हो उसके अंदर @ जरूर होता है। @ मतलब ये जो बनता है ना, ये वाला, इसके आगे डिजिट होते हैं और पीछे डॉट, जो भी होगा। आगे के जो डिजिट होते हैं वो यूजर होते हैं, ये आपके यूजर नेम जो भी हो गया। उसके बाद @ के बाद उस वेबसाइट का एड्रेस होता है, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, जिसमें अगर आप गूगल पे जीमेल बना रहे हो तो पीछे gmail.com लिखा हुआ है। अगर आप हॉटमेल बना रहे हो तो hotmail.com लिखा होगा। अगर याहू पे बना रहे हो तो yahoo.com लिखा होगा। इस तरह जैसे आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हो तो जो पहले 5 नंबर होते हैं वो 5 नंबर कंपनी की सीरीज होती है, और लास्टले 5 नंबर जो होते हैं वो आपकी चॉइस के होते हैं। लेकिन सबके अलग अलग होते हैं, मैच किसी का नहीं करता, ठीक है नहीं है। इस तरह से ईमेल आईडी सबकी है। तो याद रखिए जिसके अंदर @.com वगैरह .in जो भी है, वेबसाइट का नाम लिखा होगा बीच में, और वेबसाइट का नाम हमेशा @ के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। इसे क्या कहेंगे हम, ईमेल आईडी। लेकिन वेबसाइट के अंदर @ नहीं आता। .com, .in, .org, .ac, .in, .uk ये सब होते हैं, लेकिन इसमें @ नहीं आएगा, ठीक है। इसके आगे www. या http जरूर लगा होता है वेबसाइट के ऊपर, पर आमतौर पे ईमेल के अंदर हम लोग www नहीं लगाते, http नहीं लगाते, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट कब क्रिएट हुई थी? व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग बता दी थी पहले। ओके, पिक्सल क्या होता है? आप अपने फोटोज को या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को या फिर आप अपने उसको टीवी की स्क्रीन को जूम करके जब देखोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे डॉट बने होते हैं। इन डॉट से ही जो होता है वो क्या होता है, आपकी पिक्चर बनी होती है। इसे बोलते हैं हम लोग पिक्सल। वो जो छोटे छोटे डॉट है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्सल। एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर, अपना एंड्रॉइड मैंने बताया था आपको कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, एप्पल का मैक और गूगल का क्या है, एंड्रॉइड। आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं सबसे ज्यादा जो है वो एंड्रॉइड के बारे में है, पढ़ लेना इसको। सोशल मीडिया, सोशल यानी आपका दायरा, इसमें जो मीडिया के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, फोटोज वगैरह शेयर करते हो, उसे क्या कहते हैं, सोशल मीडिया एप्स। कौन कौन सी है, लाइक आप देख लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब क्या है, सोशल मीडिया एप्स है।
इसमें सोशल नेटवर्किंग की ऐप बताई हुई है, फोटो शेयरिंग, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, वीडियो शेयरिंग। सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म जिसमें वीडियो शेयरिंग होती है वो कौन सा है? यूट्यूब, वीमो। इंटरेक्टिव मीडिया, स्नैपचैट, टिकटॉक, जिसमें आप सिर्फ वीडियो बना के डाल ही रहे हो बस, और कुछ नहीं है। ब्लॉगिंग कौन सी है? टिम्बलर, रेडिट। कोरल ड्रॉ वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल विक्टर बैंड डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। कोरल ड्रॉ का काम आप ग्राफिक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसे क्या है? वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? कोरल ड्रॉ का। तो इसके बारे में अब इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .cdr होता है। एडोब फोटोशॉप, DTP में आपको फोटोशॉप भी कराया जाता है। फोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो CS CC वर्जन चल रहे हैं। इसकी जो फाइल होती है वो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? PSD। ये 1988 में बनाया गया था और उससे पहले ये जो डेवलप किया गया था 1987 में किया गया था। ये फोटो डिजाइनिंग में इस्तेमाल करने वाला एप्लीकेशन है। अकाउंटिंग के बारे में बताइए। एक वो मेथड जिसके थ्रू हम हिसाब किताब करते हैं, एक प्रॉपर वे, उसे अकाउंट्स बोला जाता है। अकाउंटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अकाउंट का इस्तेमाल आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, जो आपके फाइनेंशियल जो आपकी पोजीशन है वो बताने के लिए, जो आपके कितना टैक्स बन गया उसके लिए, या आपने जो फ्रेंचाइजी वगैरह ली हुई है, जो भी आपने जो आपका स्टॉक वगैरह है उसका स्टॉक के बारे में पता करने के लिए, कितना स्टॉक इन हुआ, आउट हुआ, कितना पड़ा है, आपके जो कैश का फ्लो वगैरह पता करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट, इस चीज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह का। दो तरह से होता है, मैनुअल एंड डिजिटल। मैनुअल में आप जो बुक्स, कैश बुक, लेजर वगैरह बनाते हो, ये मैनुअल में आता है। और आप इसी को जब कंप्यूटर में बनाते हो वो किस में आता है? डिजिटल अकाउंटिंग में। टैली, बिजी, एवरशाइन, ये सब किसके पार्ट है? डिजिटल अकाउंटिंग के। फाइनल अकाउंट किसे कहा जाता है? आज अकाउंट बनाने के बाद जब कंपनी एंड में अपना ईयर ऑफ एंड में आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, उन चीजों को क्या कहते हैं हम लोग? फाइनल अकाउंट्स। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? IT को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसका काम क्या है? डाटा और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर करने के लिए। ईमेल्स, वीडियो एडिटिंग, सारे क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीज होती है। ये जब होते हैं, अब मान लें आपका प्रिंटर है, तो जब तक प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा, तो जब किसी प्रोडक्ट का ड्राइवर, ये कीबोर्ड है, अगर इसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाला जाएगा, या प्रिंटर को चलाने के लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर। ये एक प्रोग्राम ही होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सामान के हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपके पास प्रिंटर है HP का और आप जो LG का, आप प्रिंटर HP का है और LG का ड्राइवर इस्तेमाल करोगे, या आप चला रहे हो वेबकैम और आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ड्राइवर डाल रहे हो आप प्रिंटर का, ऐसा नहीं होगा। तो जो सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर होगा, जिस कंपनी का होगा, उसी का ड्राइवर आपको डालना पड़ेगा। कुछ सामान को चलने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, कुछ को नहीं होती। तो जिनको होती है वो, जैसे आपके वहाँ मॉडम, प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड, इनको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, लाइक CPU, फैन, जॉयस्टिक, माउस। आप किसी का माउस कहीं पर भी लगा दो, किसी भी कंपनी का लगा दो, तुरंत चल पड़ता है, कि उसको ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। आगे GK आ गया, ये आप पढ़ लेना। GK के बाद फुल फॉर्म्स है, उसके बाद MCQ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन के ज्यादातर आंसर दिए हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो उसे आप गूगल करके चेक कर सकते हो, टीचर से डिस्कस कर सकते हो। तो ये थी आपकी बुक। यहाँ तक हमने आपको बुक के बारे में बताना था, बता दिया। एग्जाम की टाइमिंग आपको आपके रोल नंबर से पता लग जाएगी, अपने टाइमिंग पे आना है। एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर बैठे रहिए।